है। तो सुन लेते हैं भैया, देख लेते हैं। आसान सा चैप्टर है, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट, जो कि एक ज़माने पहले कुछ क्लास 11th के अंदर भी हमारा हुआ करता था, बट अब तो सिलेबस से डिलीटेड था, तो ज़्यादातर सभी के सभी हम लोग इसे फ्रेशली ही पढ़ते हैं, बिल्कुल नए तरीके से ही पढ़ते हैं। इस चैप्टर का कोई खास बैकग्राउंड हमें नहीं पता होता। हालांकि इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक टर्म्स तो हम लोगों ने अब से पहले पढ़ी हुई थी, ये बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल। ये जो बिल रिसीवेबल और बिल पेएबल नाम की टर्म्स कई बार हमारी पढ़ाई के अंदर अकाउंट्स में बैलेंस शीट के अंदर हमें नज़र आती थी, जहां बिल रिसीवेबल हमारा एसेट साइड में नज़र आता था और बिल पेएबल हमारा लायबिलिटी साइड में नज़र आता था। तो कुल मिला के सिर्फ और सिर्फ मेनली इतना सा ही जानते थे हम इसके बारे में, कुछ खास तो नहीं। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर इसके बारे में थोड़ा गहराई में बात करनी है, कुछ टर्म्स का पता करना है। साथ ही साथ अगर बात करूँ इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, क्या कोई किस तरह के लेजर अकाउंट बनाने हैं आपको, तो जवाब है ना, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करनी है जर्नल एंट्रीज। तो यहाँ इस चैप्टर के अंदर सिर्फ बनाई जाएंगी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज करने के लिए आपको वही बेसिक से रूल्स का पता होना चाहिए, जहाँ ये बेसिक रूल तो ज़्यादातर सबको पहले से ही क्लियर रहते हैं कि कभी भी कोई भी हमारा एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, और कोई भी एसेट कम हो जाता है तो क्या होता है, क्रेडिट। और लायबिलिटी के केस में तो जस्ट अपोजिट बातें चलेंगी, बढ़ने पर क्रेडिट और घटने पर डेबिट। मेनली इस चैप्टर में एसेट और लायबिलिटी की ही बातें रहेंगी, बहुत थोड़ी थोड़ी सी बीच में एक्सपेंस की बात आएगी और कभी कभार कोई इनकम की बात भी आ सकती है। वैसे भी रूल्स के अकॉर्डिंगली ये पूरी ही बात हमें पता होनी चाहिए कि एक्सपेंसेस का नेचर हमेशा डेबिट और इनकम का नेचर हमेशा क्रेडिट। एक्सपेंस के साथ साथ अगर कहीं भी कोई भी नुकसान होगा तो वो भी डेबिट होगा, और इनकम के साथ साथ कहीं भी कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो भी आपका क्रेडिट ही होगा। तो ये रूल्स हमें बहुत ज़्यादा अच्छे टिप्स पे होने चाहिए, और जो कि याद होंगे ही हमें। 11वीं क्लास से हम पढ़ते थे, 12वीं में अप्लाई करते थे यहाँ तक, और आगे तक की पूरी अकाउंटिंग में इसे अप्लाई करना होता है। तो इस चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ जर्नल ही हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं, बिल ऑफ एक्सचेंज का मतलब पता करना है, और जो कि काफ़ी ज़्यादा आसान सा ही है। बिल ऑफ एक्सचेंज हमेशा बनता है जब कभी भी दो पार्टीज के बीच में कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन हो रही हो। कैश ट्रांजैक्शन के केस में तो कभी भी इस तरह की बातें नहीं बोलते हम। अगर सपोज करो मिस्टर ए, आप कौन हो, आप हो मिस्टर ए, और आपने किसी दूसरी पार्टी को सामान सेल कर दिया। आपने क्या किया, आपने सामान सेल कर दिया। अब आपने सामान सेल कर दिया तो सामने वाला पर्सन आपके लिए कौन है, डेटर या क्रेडिटर? हाँ बिल्कुल सही बात। तो बेसिकली अगर आपने सामान सेल कर दिया तो सामने वाला पर्सन, यानी कि अगर ये कुछ बोलेगा तो ये क्या बोलेगा, बी इज माई डेटर, बी इज माई डेटर। और ओब्वियसली ये जो सामान बेच रहा है, अगर उधार में बेच रहा है, जैसा कि मैंने कहा कि कैश ट्रांजैक्शन में तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज जैसी बात करते ही नहीं, कभी भी नहीं करते, लेकिन उधार की ट्रांजैक्शन में हम करते हैं। तो जैसी ही उधार में ट्रांजैक्शन होती है तो ओब्वियसली इसने क्या किया, इसने सामान को बेचा है, तो ये अपनी बुक्स के अंदर सेल्स अकाउंट क्रेडिट कर देता है। और जरा आराम से, ज़्यादातर अकाउंटिंग के चैप्टर्स के अंदर बातें बस ऐसी रहती हैं कि हमें बस अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। लेकिन ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है इस मायने में, क्योंकि यहाँ पर आपको अपनी मैथोलॉजी, अपनी थिंकिंग पूरी तरीके से बदलनी भी पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से सोचना होता है कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ ए, और कई बार पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। ट्रांजैक्शंस वही होंगी, आपको अकाउंटेंट बन जाना है अलग अलग लोगों का। कभी ए की अकाउंटिंग आप कर रहे होगे तो कभी बी की अकाउंटिंग आप कर रहे होगे, और किसी किसी क्वेश्चन में तो ये भी बोल दिया जाएगा कि आपको जर्नल एंट्री दोनों की ही बुक्स में करनी है, अलग अलग। पहले आप ए की बुक्स में अकाउंटिंग करो, जर्नल एंट्री पास करो, फिर आप बी की बुक्स में जर्नल एंट्री करो, अकाउंटिंग करो। तो आपको रिलेवेंटली जो भी ट्रांजैक्शन है, अब जैसे कि ए ने सामान बेचा है तो हर ट्रांजैक्शन ए की बुक्स में कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, बी की बुक्स में कैसे रिकॉर्ड की जाएगी, वो दोनों ही बातें आपको पता होनी चाहिए। अब जैसे कि ए ने तो सामान बेचा है तो ऑब्वियसली ए के बुक्स में तो सेल्स नाम की इनकम क्रेडिट होगी, लेकिन बी ने तो सामान खरीदा है तो इसकी बुक्स में तो परचेज अकाउंट मेरा डेबिट किया जाएगा। और यहां इसने किसको सामान बेचा है, तो मिस्टर बी को सामान बेचा है, तो बी अकाउंट मेरा डेबिट होगा। और यहां इसने सामान किससे खरीदा है, तो ए अकाउंट यहां पर मेरा क्रेडिट किया जाएगा। यहां पर अगर मैं तुमसे ध्यान से आराम से पूछूं, क्या ये बी अकाउंट का नेचर क्या है, बताओ नेचर क्या है, डेटर या क्रेडिटर? हाँ बिल्कुल डेटर, क्योंकि डेटर एक एसेट है। जैसे ही हम सामान बेचते हैं तो ये एसेट मेरा क्रिएट होता है। और अगर मैं यहां पर पूछूं कि ए अकाउंट क्या है, तो ए अकाउंट है आपका क्रेडिटर। आप लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर, ये लायबिलिटी क्रिएट तो आज कर रहे हैं, खत्म किस दिन करेंगे, जिस दिन किसी भी तरीके से इसको हम पे वगैरह कर दें या कुछ दूसरे माध्यम के जरिए। ऐसे ही बी अकाउंट जो कि हम डेटर क्रिएट कर रहे हैं, इसे खत्म किस दिन करेंगे, जिस दिन इससे पेमेंट रिसीव हो जाएगी या किसी और मोड से आपको कुछ और बातें बन जाएं।
तो अब जरा आराम से आगे क्या होता है। अब देखिए असल जिंदगी में भी अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को सामान बेच रहा है और उधार में बेच रहा है, अब अगर सिर्फ ओरल बातें हुई हैं, कई बार ओरल बातें होती हैं। ओरल बातों का मतलब कि ठीक है इस पार्टी ने बोल दिया कि ठीक है हम आपको सामान दे रहे हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर या 1 महीने में या 2 महीने में पेमेंट जरूर कर देना, और सामने वाली पार्टी भी एग्री हो गई और ओरल बातें हुई हैं, ये क्या कॉन्ट्रैक्ट बन गया? अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बिल्कुल बन चुका है, क्योंकि इसने ऑफर दिया, उसने एक्सेप्टेंस दी, सब कुछ हो चुका है, बस बातें ओरल हैं हमारी। क्या ओरल भी कॉन्ट्रैक्ट बन सकते हैं? तो बिल्कुल बन सकते हैं। हालांकि असल जिंदगी में क्या लगता है कि क्या ओरल बातें होती होंगी? तो हाँ, हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती, वो तो बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। अगर ये बी हमारा एक ऐसा कस्टमर है जो रेगुलर कस्टमर है तो शायद बातें हो जाती होंगी। बी बिल्कुल ही एक नया कस्टमर है तो शायद ओरल बातें नहीं होती होंगी, बल्कि रिटर्न में कुछ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह जरूर बनाते होंगे। बल्कि अगर बी हमारा रेगुलर कस्टमर भी है लेकिन ट्रांजेक्शन की अमाउंट बहुत बड़ी है, ये हमारा रेगुलर कस्टमर है लेकिन आके मांग रहा है 10 लाख रुपए का सामान उधार पे तो ऑब्वियसली उस सिचुएशन में खाली ओरल बातों पे तो नहीं चलेंगे हम बिल्कुल भी। तब तो ऐसे सिचुएशन में तो बोल देगा कौन? मिस्टर ए ही बोलेगा, दर्द तो इसे ही होगा आमतौर पे। मिस्टर ए ही बोलेगा क्यों ना एक काम करें, क्यों ना रिटर्न में एक कॉन्ट्रैक्ट कर लें, भाई आपकी भी झंझट खत्म, आप तो एक जेन्युइन पर्सन हो, आप तो एक जेन्युइन पर्सन हो, आप तो पेमेंट पे डिफॉल्ट करोगे नहीं, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट करने में दिक्कत ही क्या है? आप जब ये बात बोल रहे हो कि मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा, तो आपको ये बात लिखने में भी क्या दिक्कत होने वाली है कि मैं 2 महीने बाद पैसे दे दूंगा? आप तो पैसे दे ही दोगे ना, सीधी सी बात है। तो बेसिकली ये मिस्टर बी से कह देता है कि ठीक है एक रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं। और कैसा कॉन्ट्रैक्ट? जिस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप लिख दोगे कि आप 2 महीने या 15 दिन या 10 दिन या 3 महीने बाद पैसे दे दोगे, और इसी ही रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट को हम बिल ऑफ एक्सचेंज पुकार दिया करते हैं। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आमतौर पे ऐसी सी ही लैंग्वेज लिख दी जाती है। सपोज करो ऑर्डर आई ऑर्डर टू मिस्टर बी टू मिस्टर बी टू पे रुपीज 10,000 और कुछ अगर 10,000 की ट्रांजैक्शन है, और कुछ टाइम पीरियड भी मेंशन कर दिया जाता है। सपोज करो आफ्टर 3 मंथ। इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि डेट वगैरह तो जरूर मेंशन की ही गई होगी। डेट वगैरह जो भी डेट यहां पर लिखी गई होगी, फॉर एग्जांपल ये जो ये ट्रांजैक्शन चल रही है, ये चल रही है आपकी 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल को, 5 अप्रैल 2024 को। तो यहां पर भी अकॉर्डिंगली डेट लिख दी जाएगी कि ठीक है जी 5 अप्रैल 2024। और क्योंकि 3 महीने बाद की बात चल रही है, तो वैसे देखा जाए तो अप्रैल के बाद कब होनी है पेमेंट? तो अप्रैल के बाद मई, जून, जुलाई, कुछ ऐसे करके। हालांकि 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 इस बिल ऑफ एक्सचेंज की दुनिया के अंदर ही एक बात बोली जाती है, क्या? कि मैच्योरिटी डेट क्या है? मैच्योरिटी डेट क्या होगी? तो मैच्योरिटी डेट का मतलब कि वो ड्यू डेट जिस डेट पर इस बिल का पैसा मिल जाना चाहिए, वो ड्यू डेट जिस डेट पर इस बिल का पैसा मिल जाना चाहिए। जो मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट की जाती है वो बड़ा आसान, बड़ा ही आसान तो है, अभी अभी तो की थी मैच्योरिटी डेट कैलकुलेट। कैसे की थी? कि जो डेट ऑफ अ बिल हो, जो डेट ऑफ अ बिल हो, अब जैसे हमारे करंट सिनेरियो में डेट ऑफ बिल क्या है आपकी? 5 अप्रैल 2024। उसके अंदर टर्म ऑफ द बिल ऐड कर दो, टर्म का मतलब टाइम पीरियड, टर्म ऑफ अ बिल ऐड कर दो। यानी 5 अप्रैल के अंदर 3 महीने, अप्रैल के बाद ये मई, जून, जुलाई, तो 5 जुलाई। लेकिन उसके बाद में इसको लेके, बिल ऑफ एक्सचेंज को लेके एक कानून बना हुआ है, जिस कानून के अंदर थोड़ा सा ग्रेस पीरियड भी दिया हुआ है। ग्रेस पीरियड, ये ग्रेस वर्ड तो सुना हुआ है, ग्रेस मार्क्स होते हैं, है ना? जब कोई लटक रहा होता है उसे दे देते हैं फ्री में कि चलो ठीक है थोड़े और ले लो। तो ऐसे ही यहाँ पर भी कुछ ग्रेस पीरियड दिया हुआ है कि ठीक है थोड़ा और पीरियड आप ले सकते हो। हालांकि वो क्या बहुत लंबा पीरियड होगा? तो जवाब है ना। ग्रेस पीरियड मैक्सिमम होते हैं आपके 3 दिन। हाँ और क्या भैया, मैच्योरिटी डेट आ गई, 3 दिन बचे हैं बस, 3 दिन, तो 3 दिन के अंदर अंदर पेमेंट कर दो, वरना तो गए। तो आमतौर पर मैच्योरिटी रेट की अगर सपोज करो बात करूं, इस तरह की परिस्थिति में अगर हम मैच्योरिटी रेट की बात करेंगे, तो हमेशा क्वेश्चंस के अंदर आप मैच्योरिटी रेट कैसे निकालोगे? तो डेट ऑफ अ बिल 5 अप्रैल, तो 5 अप्रैल के बाद 3 महीने, तो मई, जून, जुलाई, तो कहां पहुंचे? 5 जुलाई। उसके आगे 3 दिन और आगे बढ़ो बढ़ो, हैं 7, 8, तो 8 जुलाई। तो यानी इस हिसाब से कह सकते हैं कि 8 जुलाई 2024 को ये पूरा पूरा जो कि बिल है वो मैच्योर हो जाएगा, और फिर उसके बाद में सामने वाली पार्टी से पेमेंट जरूर आ जाएगी। ऑब्वियसली इस तरह की सिचुएशन में हम सामने वाली पार्टी का नाम लिख देते हैं, अमाउंट लिख देते हैं, टर्म लिख देते हैं, और साइन भी तो करते हैं, साइन भी तो करते हैं। अच्छा क्या लग रहा है लैंग्वेज के हिसाब से, क्या लग रहा है ये बिल कौन बना रहे हैं, मिस्टर ए या मिस्टर बी?
हाँ मतलब बनाया किसके रेस्पेक्ट में जा रहा है, तो हाँ दोनों के रेस्पेक्ट में जा रहा है, लेकिन बना कौन रहा है, ये आई कौन है, मैं ऑर्डर देता हूं मिस्टर बी को, तो मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो मैं तो मिस्टर ए ही हूं ना। यानी एक तरीके से ये जो बात लिखी जा रही है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जा रही है, ये ए के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी जा रही है। बिल ऑफ एक्सचेंज की दुनिया में एक वर्ड होता है आपका ड्रॉवर, ड्रॉवर, और एक वर्ड होता है आपका ड्रॉई, ड्रॉई। ड्रॉवर कौन होता है, ड्रॉवर तो बहुत आसान, जो ड्रॉ करता है बिल को, जो ड्रॉ करता है बिल्कुल। हु ड्रॉज द बिल, ड्रॉ करना मतलब बनाना, हु ड्रॉज द बिल। और आमतौर पर बिल को कौन बनाएगा, सामान बेचने वाला या सामान खरीदने वाला, पेमेंट रिसीव करने वाला या पैसा पे करने वाला। ये इसको तो पैसा पे करना है फ्यूचर में, इसको पैसा रिसीव करना है, इसी को तो सर दर्द हो रहा है सब कुछ, मुझे पैसा लेना है, मुझे पैसा लेना है, तो यही बनाएगा बिल। तो सेलर बनाएगा भैया बिल, सेलर बनाएगा। अच्छा सेलर बनाएगा, बनाएगा बनाएगा बनाएगा, अपने साइन भी करेगा या नहीं, अपने साइन तो करेगा, अपने साइन करेगा, सारी की सारी बातें लिखेगा, और फिर उसके बाद जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ते हैं, कानून में भी पढ़ते हैं, कि सबसे पहले बकायदा हम एक ऑफर देते हैं और फिर सामने वाले को, पर्सन को बोलते हैं क्या दो, हाँ एक्सेप्टेंस दो। तो ऐसी यहां पर बातें चल रही हैं क्या, कि हम सामने वाले को ये बिल पकड़ा देते हैं कि भैया आप सिग्नेचर कर दो, अगर इसने सिग्नेचर नहीं किए तो एक्सेप्टेंस नहीं दी, और अगर एक्सेप्टेंस नहीं दी तो फिर तो ट्रांजैक्शन हो ही नहीं पाएगी। ठीक है, ऐसे कैसे हो पाएगी, ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगी। आमतौर पे अगर ये ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होनी है तो इसके सिग्नेचर होंगे जरूर। यानी कि होता क्या है, कुछ नहीं, बड़ा आसान। ड्रॉअर कौन है, जो बिल को ड्रॉ करता है, ड्रॉई कौन है, हु एक्सेप्ट्स द बिल, एक्सेप्ट्स द बिल, किस चीज के लिए सहमति दे रहा है ये, कि मैं पेमेंट कर दूंगा, मैं पेमेंट कर दूंगा, आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, मैच्योरिटी डेट पर मैं पेमेंट कर दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आमतौर पर ये कौन होता है, आमतौर पर ये बायर होता है, जो सामान खरीद रहा होता है वो होता है। क्योंकि ये सहमति दे रहा है तो क्या इसको दूसरे वर्ड्स में मैं ये भी बोल सकता हूं, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर। और यहां से ये वर्ड्स काफी ज्यादा रिलेवेंट और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल कर रहे होंगे तो तब भी कई बार क्वेश्चन में जैसी ये लाइन लिखी होगी कि हाँ फला पर्सन, कोई भी एक इंसान है, उसने एक्सेप्टेंस दी है, तो हमें तुरंत समझ जाना है कि एक्सेप्टेंस अगर दी है तो ये तो परचेजर होगा, ये तो बायर होगा, ये तो फ्यूचर में पे करेगा। महज एक वर्ड से हमें सारे सारे कंक्लूजन निकाल लेने हैं। और अगर कभी भी कोई भी बिल को ड्रॉ कर रहा होगा, लिखा होगा क्वेश्चन में कि हाँ ठीक है मिस्टर ए ड्रॉज द बिल, तो हमें तुरंत समझ जाना है ये तो सेलर होगा, ये तो वो इंसान है जिसे फ्यूचर में पैसे रिसीव होंगे। अब आगे, आगे क्या, आगे कुछ नहीं, बड़ा आसान। आगे बेसिकली ये देखो, इनिशियली जैसी इन दोनों के बीच में एक ट्रांजैक्शन होती है बेचने की खरीदने की, तो जी जर्नल एंट्री कुछ ये हो जाती है। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में जैसे ही अगर अगर अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होगा, ये रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना होगा, तो बस इतनी एंट्री होती है। उसके बाद में तो क्या होगा भाई, पैसा मिलेगा तो ये कैश अकाउंट डेबिट टू बी कर देगा, और ये पेमेंट कर देगा तो ए अकाउंट डेबिट टू कैश हो जाएगा। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि अगर सेल करने के बाद में अगर बिल ड्रॉ किया जाए, तो हम बात कर रहे हैं क्या, अगर बिल ड्रॉ किया जाए। अगर बिल ड्रॉ ना किया जाए तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर बिल ड्रॉ किया जाए, बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉन, तो बिल ड्रॉ होने के बाद में क्या जर्नल एंट्री होगी, तो जरा आराम से, बिल ड्रॉ होने के बाद में ये बिल इसके लिए क्या है, पैसा मिलना है, तो बिल रिसीवेबल। और ये ही बिल इसके लिए क्या है, ये तो पैसा पे करेगा, तो बिल पेएबल। यानी इसके लिए तो क्या है, एक एसेट, तो एक एसेट क्रिएट होगा भैया बिल रिसीवेबल नाम का, बिल रिसीवेबल नाम का। और इसके लिए क्या है, बिल पेएबल, एक नई लायबिलिटी क्रिएट होगी। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो। डेबिट क्यों होगा, बिल रिसीवेबल क्या होगा इसके लिए, एक एसेट या लायबिलिटी, एसेट होगा। एसेट बनता है तो क्या होता है, तो इसलिए डेबिट हो रहा है। और इसके लिए बिल पेबल है, लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी बनती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। अब टेक्निकली ध्यान रखना, एक और अलग रेलेवेंट अलग बात कर रहा हूं मैं, इस बात को भी जरा ध्यान से सुन लेना। देखो हमारी अकाउंटिंग के अंदर कभी भी एक कॉमन पर्सन बिल रिसीवेबल में भी हो, डेटर में भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। कहने का मतलब हमारे जितने भी रिसीवेबल होते हैं, मैं यहां पर बात कर रहा हूं रिसीवेबल, रिसीवेबल का मतलब जिनसे पैसा लेना है,
जिनसे पैसा लेना है, वो दोनों में से किसी एक ही फॉर्म में हो सकते हैं, या तो डेटर की फॉर्म में हो सकते हैं या फिर बिल रिसीवेबल की फॉर्म में हो सकते हैं। कहने का मतलब, अगर सपोज करो किसी फर्म, किसी कंपनी के डेटर हैं 40,000 और बिल रिसीवेबल हैं 60,000, तो इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि इस पूरी फर्म के रिसीवेबल तो 1 लाख हैं, ऐसे कितने लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है? 1 लाख रुपए हमें लेने हैं। लेकिन उसमें से कितने लोग हैं जिनसे हमने ओरल बातें की हुई हैं, रिटर्न में कोई कार्यवाही नहीं की है? तो बेसिकली वो हैं सिर्फ इतने लोग। तो डेटर कौन से अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है? जिनसे हमने सिर्फ ओरल बातें की हैं। लेकिन बीआर कौन से लोगों को रिप्रेजेंट करता है? जिनसे हमने ओरल बातें नहीं की हुई हैं, तो जिनसे हमने रिटर्न में लिखा हुआ है। तो देखो, जैसे ही मिस्टर ए ने मिस्टर बी को सामान बेचा, तो शुरुआत में तो हमने बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स कर दिया, शुरुआत में तो हमने डेटर क्रिएट कर दिया, लेकिन बाद में चल के तो आपको उस डेटर को खत्म करना पड़ेगा। डेटर को खत्म क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि आप अब ओरल बात नहीं कर रहे। देखो, जैसे ही आपने सामान बेचा, आपने सोचा चलो ठीक है ओरल बात रहेगी हमारी, तो आपने डेटर को क्रिएट कर दिया। लेकिन बाद में अगर आप रिटर्न में कर रहे हो कार्यवाही, तो रिटर्न में कार्यवाही करने के बाद में तो आप एक तरीके से अपना एक नया एसेट क्रिएट कर रहे हो, नया एसेट। अब एक बात बताओ, ये बिल रिसीवेबल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? किससे मिलना है पैसा? बी से मिलना है पैसा। क्या ऐसा रहेगा कि जो मिस्टर बी है वो डेटर में भी इंक्लूड रहेगा और वो बिल रिसीवेबल में भी इंक्लूड रहेगा? भैया कहीं एक ही तो जगह रहेगा। अब या तो मिस्टर बी जो कि है वो उसको या तो डेटर में रखो या बिल रिसीवेबल में रखो, दोनों में रखोगे कि हाँ डेटर भी बना लिया, बिल रिसीवेबल भी बना लिया। ऐसे कैसे बना लिया? कुल मिला के मुद्दे की बात यह है, जैसी सेल होती है तब तो आप डेटर क्रिएट करते हो, और अगर रिटर्न में कार्यवाही ना हो तो उसे एज इट इज रखते हो, डेटर बनाए रखते हो। लेकिन अगर रिटर्न में कार्यवाही हो जाए तो ये जो डेटर आपने यहां पर क्रिएट किया था, इसी ही डेटर को खत्म करने का वक्त आ जाता है। तो इस डेटर को फिनिश कर देते हो आप। तो डेटर को फिनिश करने का मतलब बी अकाउंट को क्रेडिट कर देते हो आप। तो यहां पर बी अकाउंट को क्रेडिट क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि डेटर को एक तरह से खत्म कर रहे हैं हम, और डेटर एक एसेट है, एसेट खत्म होता है तो क्रेडिट ही होता है। तो जब आप सामान बेचते हो तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल, ये डेटर आपने क्रिएट किया, लेकिन जैसे ही बिल बना तो नया एसेट बना, तो पुराने डेटर नाम के एसेट को खत्म कर दिया। और बिल्कुल ऐसे ही जब आपने सामान खरीदा था तो आपने क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी क्रिएट की थी, ये सोच के कि खाली ओरल बातें हैं। लेकिन जैसे रिटर्न में हो जाएंगे तो यहां आपने क्या किया? यहां आपने एक नई लायबिलिटी क्रिएट की। तो भैया नई लायबिलिटी क्रिएट कर रहे हो तो पुरानी वाली को खत्म करो। ये जो ए नाम की लायबिलिटी आपने क्रिएट की थी, इस ए नाम की लायबिलिटी को खत्म कर दो। और लायबिलिटी खत्म होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो यहां ये ए अकाउंट क्यों हो रहा है डेबिट? क्योंकि लायबिलिटी खत्म हो रही है हमारी। तो डन, पहले इतनी एंट्रीज को अच्छे से माइंड के अंदर रिटेन कर लो। सही है, ठीक है जी, ओके। तो कुल मिला के अब बेसिकली काफी सारी सी जर्नल एंट्रीज देखेंगे हम, और सभी की सभी जर्नल एंट्री देखेंगे अलग अलग पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, न्यूमेरिकल ही है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में जर्नल एंट्रीज करनी है। हाँ, ठीक है। यानी एक तरफ हम बात करने वाले हैं इन द बुक्स ऑफ ए, यानी जो भी अलग अलग जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं वो मिस्टर ए की बुक्स में कैसे होंगी, और एक तरफ हम बात करेंगे इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ बी। क्वेश्चंस के अंदर किसी के भी पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछ लेते हैं, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री बताओ, बी के पॉइंट ऑफ व्यू से जर्नल एंट्री बताओ, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, परचेजर के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ, और कई बार दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ। अलग अलग फॉर्मेट बना के फिर हमें बताना पड़ता है। खैर, तो आओ जरा देख लेते हैं जी, देख लेते हैं। काफी ज्यादा आसान सी बात है, जहां इन सारी की सारी बातों की शुरुआत कहां से होती है? तो जहां सबसे पहले प्रोडक्ट सेल किया जाता है, आमतौर पर यही प्रोडक्ट सेल करता है। तो ये क्या करता है? ये गुड्स सोल्ड कर देता है। और अब अगर ये गुड्स सोल्ड कर रहा है तो ऑब्वियसली इसने तो गुड्स परचेज ही किए होंगे, तो इसने तो गुड्स परचेज ही किए होंगे। ये वाली बेसिक बात हम ऑल दो पीछे भी लिख चुके थे, बट यहां पर कंक्रीटली और भी बहुत सारी बातें करनी है, तो बातों को दोबारा से रिपीट करना जरूरी है। ये क्या करेगा जर्नल एंट्री? बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स, यानी इसने अपनी बुक्स में डेटर क्रिएट किया। और ये क्या करेगा? ये करेगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए, यानी इसने अपनी बुक्स में
क्रेडिटर क्रिएट किया। बताओ सही बात है? हाँ सही बात है। देन इसके बाद में आगे 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 क्या आगे होगा? बिल ड्रॉ। अब अगर बिल ड्रॉ किया गया तो बिल ड्रॉ करने के बाद में क्या होने वाला है इसकी बुक्स में, और बिल ड्रॉ करने के बाद यहां क्या होने वाला है, यहां क्या होने वाला है, क्या होगा यहां पर? तो अभी अभी जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही बिल बन जाता है तो ये जो डेटर हमने यहां पर क्रिएट किया था, इस डेटर को फिनिश करने का वक्त आ जाता है। तो इस डेटर को फिनिश करने का वक्त आ गया है, यानी क्रेडिट कर दिया है हमने। क्यों? क्योंकि एक नया एसेट क्रिएट करने वाले हैं BR नाम से, बिल रिसीवेबल नाम से। और जैसे ही हमने यहां पर एक नई लाइबिलिटी क्रिएट की थी, तो इस लाइबिलिटी को खत्म करने का वक्त आ चुका है। ए अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल, क्योंकि ओरिजिनल लाइबिलिटी तो खत्म हो चुकी है, एक नई लाइबिलिटी हमने क्रिएट कर दी। तो बताओ जी, डन? सही है। बिल्स पेबल क्या होता है? एक ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके तहत आपको पेमेंट करनी है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। चलो ये वाली बात में हालांकि मैं बाद में बोलने वाला था, अभी बोल देता हूं। क्या कि ये कितनी कॉपीज में बनाया जाता होगा ये बताओ। यानी जब ये कॉन्ट्रैक्ट बनता होगा तो कितनी कॉपी में बनता होगा? एक ही सिंगल कॉपी बनती होगी या बहुत सारी बना देते होंगे? हाँ बिल्कुल एक ही बनती है। और उसे रखेगा कौन वैसे? रखेगा कौन, मिस्टर ए या मिस्टर बी? एक ही बनेगा तो दोनों कैसे रखेंगे, फाड़ के आधा आधा? हाँ ए ही बनाएगा, वो ही उसे अपने पास रखेगा। बी को अगर रखना भी है तो हाँ असल जिंदगी में फोटोकॉपी रख सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है अपने डॉक्यूमेंट पर्पस के लिए, बट ओरिजिनल कॉपी तो सिर्फ एक ही रहने वाली है, दो तो नहीं रहेंगी। वैसे भी बी के ये काम की चीज थोड़ी ना है, ए के काम की चीज है। अगर मिस्टर बी को पकड़ा भी दिया वो तो फाड़ के फेंक देगा, छोले भटूरे रख के खा लेगा उसके ऊपर कि ये मेरे किसी काम की चीज नहीं है, इसे तो वैसे भी पैसा पे करना है। ठीक है, तो ये इसके काम की चीज है। अगर सपोज करो बात करें कि इसको होल्ड कौन करेगा, यानी होल्डर, होल्डर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, तो होल्डर कौन होता है? तो होल्डर जो ड्रॉ करता है, जो ड्रॉवर है, जो सेलर है, वही होल्ड करता है, यानी फिजिकल फॉर्म में इसी के पास रहता है। बट ये है तो इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करता है, और ये इस दुनिया में एग्जिस्ट तो करता है, तो यानी इसके तहत मिस्टर ए को पैसा रिसीव होना है, और इसी ही बिल के तहत मिस्टर बी को पैसा पे करना है। तो इसी ही बिल को ये पुकारता है बिल रिसीवेबल, इसी ही बिल को ये पुकारता है बिल पेबल। बिल रिसीवेबल और बिल पेबल दो अलग अलग चीजें नहीं है। बिल रिसीवेबल और बिल पेबल एक ही चीज है, लेकिन उसे बोला अलग अलग नामों से जा रहा है। टेक्निकली ये है बिल ऑफ एक्सचेंज, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज आपका कुछ भी हो सकता है भाई। अगर आपने कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाए हुए हैं जिसके तहत आपको पैसे मिलने हैं, तो दैट बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी कॉल्ड बिल रिसीवेबल। और अगर आपको पैसा पे करना है तो दैट बिल ऑफ एक्सचेंज विल बी कॉल्ड बिल पेबल। ठीक है जी, तो है वो एक सिंगल कॉपी, ऐसा नहीं है कि ये दो कोई अलग अलग चीजें हैं, वो एक सिंगल चीज ही, लेकिन सिंगल चीज को ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, क्योंकि इसे पैसे मिलने हैं और इसे पैसा पे करना है। तो खैर वापस आ जाते हैं। तो बिल ड्रॉन करने के बाद में ये करेगा BR2B और ये करेगा A2BP। तो यहां तक की बात सही है? ठीक है जी। देन इसके बाद में जैसा कि हमने अभी अभी कहा था, क्या कहा था हमने कि होल्ड कौन करता है इस बिल को, यानी फिजिकली ये बिल किसके पास में रहता है? तो मिस्टर ए के पास में रहता है, ड्रॉअर के पास रहता है, सेलर के पास रहता है। ठीक है जी। क्या करेगा वो इस बिल का? क्या करेगा? सही बात है, बिल्कुल बढ़िया बात बोली है तुमने कि वो संभाल के रखेगा बिल ऑफ एक्सचेंज को, संभाल के रखेगा। वो कब तक संभाल के रखेगा? जिंदगी भर। हम्म। तो बेसिकली वो ना बहुत सारे काम कर सकता है इस बिल ऑफ एक्सचेंज के, बहुत सारे काम कर सकता है। कौन मर गया है? तो पैसे तो मिल जाएंगे, उसके घर वालों को मिल जाएंगे। खैर मैंने एक ले रखा था, चुप हो जाओ। खैर तो बेसिकली सबसे पहली बात तो यही रहेगी हमारी कि बिल को संभाल के रखेंगे हम। बिल हेल्ड टिल मैच्योरिटी डेट, जब तक मैच्योरिटी डेट आ नहीं जाएगी तब तक उस बिल को संभाल के रखेंगे। अच्छा मैच्योरिटी डेट आने के बाद क्या होगा? पैसा आ जाएगा। पैसा आएगा कि नहीं आएगा? हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो कि आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, यानी इस चीज को हम कहेंगे
कि बिल मैच्योरिटी डेट पर ओनर भी हो सकता है, डिसओनर भी हो सकता है। ओनर भी हो सकता है यानी पैसा आ भी सकता है, डिसओनर भी हो सकता है, पैसा नहीं भी आ सकता। मगर बारी बारी से बात करेंगे। ये जो इधर वाला हिस्सा मैंने छोड़ दिया है, ये किस लिए छोड़ दिया है? ये छोड़ दिया है डिसओनर के लिए, कि अगर पैसा नहीं आया तो क्या होगा, लेकिन अगर पैसा आया तब क्या होगा, तो वो ये वाली बातें करने वाले हैं हम लोग। तो अगर पैसा आया तो डन, ठीक है, मैच्योरिटी डेट तक संभाल के रखा और पैसा आ गया हमारा, तो पैसा आ गया तो आमतौर पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज की ट्रांजैक्शन होती है, इसके तहत बाद में हमें कैश की फॉर्म में पैसा नहीं मिलता। बेसिकली ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको भी बकायदा बैंक में ही प्रेजेंट करते हैं हम, बैंक के अंदर ही पैसा आता है आपका, सामने वाली पार्टी के बैंक अकाउंट से ही पैसा डिडक्ट होता है, हमारे बैंक अकाउंट में ही पैसा आता है। तो ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन होती बैंक के थ्रू ही रूट है। बिल ऑफ एक्सचेंज सुनने में कुछ अलग सी चीज लगती है, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन ये भी बिल्कुल चेक की तरह, जैसे चेक को हम बैंक में प्रेजेंट करते हैं, जमा कराते हैं, हमारे अकाउंट में पैसा आता है, तो ये भी कुछ हद तक ऐसा ही प्रोसेस करने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ ज्यादातर बार ट्रांजेक्शन के अंदर हम कैश 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 इस तरह की बातें नहीं बोलने वाले, तो हम कैश की बातें नहीं बोलेंगे, कैश की बातें नहीं बोलेंगे, हम जितनी भी ट्रांजेक्शन रूट करेंगे वो करने वाले हैं बैंक के थ्रू। तो जैसा कि मैं कह रहा हूं कि मैच्योरिटी डेट तक अगर संभाल के रखा तो क्या होगा, तो पैसा आ जाएगा। अच्छा, आमतौर पे जब किसी पार्टी से पैसा मिलता है, बताओ बताओ बताओ, 11वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं हम, सपोज करो राम से पैसा मिला, क्या होती है एंट्री? हाँ, रमेश से मिला तो कैश अकाउंट डेबिट टू रमेश, लेकिन वो एंट्री हम तब करते हैं जब उन्हें हमने अपनी बुक्स में एज अ डेटर दिखाया हुआ हो, यानी अगर राम डेबिट बैलेंस एज अ डेटर दिख रहा हो तो पैसा मिलने पर क्रेडिट कर दिया जाता है, रमेश अगर डेबिट बैलेंस एज अ डेटर दिख रहा हो तो पैसा मिलते वक्त क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन यहां पर तो बी हमारा ओरिजिनली डेटर तो था, डेटर तो था, मगर उस डेटर को तो पहले ही खत्म कर दिया हमने, बल्कि डेटर खत्म करते वक्त हमने एक नया एसेट बनाया था, कौन सा? बी आर नाम का। तो अब तो जो भी पैसा मिलेगा, जो भी पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट तो डेबिट होगा, लेकिन अब मैं क्रेडिट में बी लिखने का हक नहीं रखता, है ना, क्योंकि बी अकाउंट को तो पहले से ही खत्म कर दिया गया था। हमने एक नया एसेट क्रिएट किया था, कौन सा? बी आर नाम का। और वैसे भी टेक्निकली जब मैच्योरिटी डेट पर पैसा आ रहा है तो माना आ रहा है बी नाम के इंसान से ही, लेकिन हमारी अकाउंटिंग ये नहीं कह रही, हमारी अकाउंटिंग कह रही है बी नहीं नहीं नहीं, बी बी को तो पहले ही खत्म कर दिया था आपने, अब तो ये जो पैसा आ रहा है ये आ रहा है बी आर नाम के एसेट से। बी आर नाम का एसेट आप बोल रहे थे बोल रहे थे बोल रहे थे, तो कभी तो आएगा पैसा, आ गया पैसा, तो अब तो बी आर नाम का एसेट ही क्रेडिट करोगे आप। तो बताओ जी, क्या बात समझ में आ गई यहां पर कि पैसा आने पर आप बिल्कुल भी बी अकाउंट नहीं लिखोगे, क्योंकि बी अकाउंट तो पहले ही खत्म हो चुका था। देखो, जितनी ज्यादा ध्यान से इन एंट्रीज के अंदर ये चीज देखोगे ना कि कोई भी चीज कब क्रिएट हुई, कब खत्म हो रही है, कब क्रिएट हुई, कब खत्म हो रही है, उतना ज्यादा अच्छा रहेगा, जिससे कि आपके माइंड में एकदम क्लैरिटी रहे कि ठीक है, जिस भी हम ट्रांजैक्शन को कर रहे हैं उस वक्त पे हमारे कौन से अकाउंट हैं और कौन से अकाउंट खत्म हो चुके हैं। जैसे पैसा आते वक्त बी अकाउंट तो पहले ही खत्म हो चुका था हमारा, बी आर नाम का एसेट बना था, अब बाद में वो भी खत्म हो गया क्योंकि पैसे आ चुके हैं। तो बताओ जी, सबसे पहले क्या ये पहला केस समझ में आ गया है क्या? ठीक है जी। इसके अलावा अब ये जो ये मिस्टर ए था जिसके पास में बिल था, इसने बिल को संभाल के रखा, पैसा आ गया, वहां क्या होता होगा? वहां भी तो कुछ होता होगा, यानी एक तरीके से। और ये एंट्री किस डेट पे होती होगी है भैया? मैच्योरिटी डेट पर जब संभाल के रख रहे थे तो ये एंट्री किस डेट पर होती होगी? तो मैच्योरिटी डेट पर ही होती होगी, एमडी मतलब मैच्योरिटी डेट, तो मैच्योरिटी डेट पे ही पैसा आता होगा। और जब मैच्योरिटी डेट आ जाती होगी तो ये क्या करता होगा? ये बिल की पेमेंट कर देता होगा। भाई इसके अकाउंट में से पैसे निकले होंगे तभी तो उसके अकाउंट में गए होंगे, तो इसकी बिल पेमेंट हो जाती होगी। बताओ, बिल पेमेंट होगी तो क्या जर्नल एंट्री होगी? पैसा आएगा या जाएगा? पैसा तो जा रहा है, तो बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, बैंक एक एसेट होता है, एसेट बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट, पैसा आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, यही नहीं पढ़ते हम 11वीं क्लास में? बताओ कैसी बात कर रही हो, सी फाउंडेशन में आके क्या खतरनाक सी बात बोल गए। पैसा आता है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट होता है, पैसा जाता है तो कैश या बैंक अकाउंट क्रेडिट होता है, क्योंकि कैश और बैंक तो हमारे एसेट ही तो हैं। ये देखो फिर से वही घटिया बात, एक और दिन बोली थी तुमने ये बात, तब भी मैंने तुम्हें क्लियर किया था। वो जो फोन में मैसेज आता है वो बैंक वाले अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भेजते हैं, और बैंक वालों के लिए हमारा पैसा एसेट नहीं बल्कि हमारा पैसा लायबिलिटी है। तो इसीलिए ही पैसा आने पर वो क्रेडिट का मैसेज भेजते हैं और पैसा जाने पर वो डेबिट का मैसेज भेजते हैं, क्योंकि उनके लिए तो लायबिलिटी है वो, तो उसके लिए उनके लिए तो लायबिलिटी वाला रूल लगेगा, बट हमारा पैसा हमारे लिए तो एसेट ही है। हाँ, इससे नहीं जोड़ना, और तुमने पहले भी जोड़ा था, कोई बात नहीं,
तोड़ दो, मत जोड़ो। ठीक है। खैर, तो पैसा आता है तो डेबिट होता है, पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और पैसा जा रहा है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा, और बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा तो डेबिट क्या होगा? बिल्कुल सही बात कि बिल्स पेबल। क्या मैं मिस्टर ए लिख सकता हूं? तो जवाब है ना। और मिस्टर ए क्यों नहीं लिख सकता? तो वही वाली बात कि भाई मिस्टर ए को तो आपने पहले क्रेडिट फिर बाद में डेबिट करके पहले ही खत्म कर दिया था, लेकिन ये जो बिल पेबल नाम का अकाउंट आपने नया क्रिएट किया था, एक नई लाइबिलिटी क्रिएट की थी, तो वही लाइबिलिटी बाद में चलकर आप डेबिट करते हैं, उस लाइबिलिटी को ही आप खत्म करते हैं। तो बताओ जी, डन? सही है, ठीक है जी, आगे बात करते हैं। आगे क्या, देखो, जैसे ही बिल बनता है ना, जैसे ही बिल बनता है तो उसका तो अकाउंटिंग बहुत आसान है, उसकी तो अकाउंटिंग मान के चल सकते हैं यही खत्म भी हो गई है आपकी। यानी उसने तो जैसे ही बिल पर अपना हस्ताक्षर कर दिए, साइन कर दिए, अपनी सहमति दे दी, तो बात वहीं खत्म हो चुकी है आपकी। अब तो बस मैच्योरिटी रेट पे इसके अकाउंट से पैसा निकलेगा, बात खत्म। इसे तो बस इतना पता है। लेकिन ये जो ये है कौन, ड्रॉवर, होल्डर ऑफ अ बिल, जो बिल को होल्ड करके बैठा हुआ है, इसके पास में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि ये बिल के साथ कुछ करे या कुछ और करे या कुछ और करे या कुछ और करे। तो इसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन क्या था कि अगर 3 महीने का बिल है तो 3 महीने तक एकदम प्यार से संजो के, एकदम, है ना, तुम्हारी भाषा में क्या, तिजोरी में रखे बिल को संभाल के। तो पहला ऑप्शन तो ये है। लेकिन कई बार वो भी तो हो सकता है क्या कि 3 महीने से पहले ही इमीडिएटली फंड रिक्वायरमेंट है, आपको पैसे की जरूरत पड़ गई आपको, तो कुछ है ऑप्शन। पढ़ा तो था हमने, बीच बीच में आता था पढ़ाई के अंदर, इवन 12वीं क्लास में भी, 11वीं में भी कभी कभी, कि बिल को कभी कभी डिस्काउंट भी तो करा लेते थे। तो ऐसा सब कुछ था तो हमारा, है ना, था कि बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, बिल्कुल। तो बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब हुआ कि सबसे पहली बात तो, अगर कभी जिस डेट पर आपका बिल बना है, 5 अप्रैल को आपका बिल बना है, जहां आपको पता है कि आपको पैसा 8 जुलाई से पहले आमतौर पर नहीं मिलने वाला, लेकिन अगर 5 अप्रैल के जस्ट 5 दिन या 10 दिन बाद ही आपको पैसे की जरूरत पड़ रही है, मुझे तो पैसा आज ही चाहिए, क्या सामने वाली पार्टी से बोल सकते हो? हाँ, बोलने को बोल भी सकते हो, ट्राई तो करने में क्या ही हर्ज है कि भाई पैसे की जरूरत है, अगर पहले ही पे कर दो तो अच्छा रहेगा। लेकिन दो ही बातें हो सकती है, या तो पे कर देगी या पे नहीं करेगी, और हम तो यहां मान के चल रहे हैं पे नहीं करेगी। उसने कह दिया नहीं, अभी नहीं, बोला नहीं था 3 महीने बाद नहीं देंगे। तो ऐसे में दूसरा रास्ता क्या है? तो दूसरा रास्ता यह है कि हम बैंक में जाकर उसको डिस्काउंट करा सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये डिस्काउंटिंग का प्रोसेस कब किया जाता है? मैच्योरिटी डेट से पहले। तो बेसिकली तो फिर हम ही करेंगे का क्या मतलब है? पैसा कौन देगा? अपने घर में बैठे हैं, बस लेके बैठे हैं उनसे, देख देख के पैसा आ जाएगा? कैसी वाहियात बात कर रहे हो, हैं? देख देख के पैसा आ जाएगा? खैर भाई, पैसा तो एफर्ट से ही मिलेगा ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा। या तो फोन लगाओ सामने वाली पार्टी को कि हाँ भैया पैसा दे दो। अब वो अगर नहीं दे रही है, वो कह रही है कि हम तो 3 महीने बाद ही देंगे, तो फिर क्या करोगे? फिर देखने लग जाओगे पैसा क्यों नहीं आ रहा है, इसमें से निकल क्यों नहीं रहा, कैसी बात कर रहे हो। तो उसके बाद में हम बेसिकली बैंक में जाएंगे, बैंक में जाएंगे और उनसे बोलेंगे कि देखो ये है क्या, एक बिल ऑफ एक्सचेंज, मेरे पास है ये बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये क्या है? ये एक ऐसी चीज है जिसके तहत 3 महीने बाद पैसे जरूर आएंगे। पक्की बात है, हालांकि वो बात अलग है, पक्की बात नहीं है, लेकिन वो कह रहा है पक्की बात है, क्योंकि आमतौर पे जिस तरह से चेक रेयरली डिसऑनर होते हैं, तो असल जिंदगी में बिल ऑफ एक्सचेंज भी रेयरली ही डिसऑनर होते हैं। तो बैंक को जैसे ही अगर हम ये बात बोलेंगे कि ठीक है ये है बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके तहत 3 महीने बाद पैसे आएंगे, तो आप रख लो इसे, मगर हमें अभी आज पैसे दे दो, क्योंकि हमें आज ही पैसे की जरूरत है। तो बैंक भी दे देता है पैसा, लेकिन पूरा तो नहीं देगा। बैंक क्या फ्री में काम करेगा? नहीं। तो बैंक भी कह देगा ठीक है, ओके, कितने का है बिल ऑफ एक्सचेंज? 10,000 रुपए का। ठीक है, हम कम दे देते हैं, 9,500 रुपये देंगे आपको, बोलो राजी हो या नहीं। और अगर हम राजी हो गए, तो जो भी बिफोर मैच्योरिटी डेट पर जब हम पैसा लेने के लिए जाएंगे बैंक वालों से, तो पैसे दे देंगे हमें, लेकिन पूरा नहीं, 9,500 देंगे। और अब जब मैच्योरिटी डेट पर पैसा आएगा, सामने वाली पार्टी तो अपने अकाउंट में से मैच्योरिटी डेट पे ही पैसा निकालेगी ना, 10,000 रुपए, तो किसके पास जाएगा? क्या हमारे पास जाएगा? नहीं, होल्डर ऑफ अ बिल के पास जाएगा। कौन है होल्डर ऑफ अ बिल? क्या हम? नहीं,
नहीं, पहले था मैं होल्डर ऑफ अ बिल, पहले मैं बिल को होल्ड कर रहा था, बाद में बिल को कहां दे के आ गया, बाद में बिल को कि ये लो जी बैंक, आपको मैं बिल दे रहा हूं। तो पैसा किसको मिलता है? पैसा होल्डर ऑफ अ बिल को मिलता है। अगर मैं केस नंबर 1 एक्सरसाइज करता हूं, मैच्योरिटी डेट तक बिल को खुद संभाल के रखता हूं, तो पैसा किसे मिलेगा? मुझे। लेकिन अगर मैं मैच्योरिटी डेट से पहले ही इस बिल को पूछ के दे के आ जाता हूं बैंक को कि ये लो जी ये बिल ऑफ एक्सचेंज, इसके तहत 3 महीने बाद पैसा मिलेगा, तो इमीडिएटली बेसिस पर तो हमें पैसा मिल जाता है। बैंक वालों से एक तरीके का उधार था दे देते हैं कुछ हद तक वो हमें, तो उस वक्त पे तो हमें पैसा मिल जाता है। लेकिन फिर मैच्योरिटी डेट तक तो होल्डर ऑफ अ बिल कौन है? बैंक। तो पैसा भी किसे मिलेगा? बैंक को। तो कुछ ये वाली बातें हैं आपकी। तो यहां इस केस में कभी भी ऐसा नहीं होता, क्या कभी ऐसा होगा कि 10,000 के बिल के बदले में बैंक ने हमें दे दिए पूरे 10,000 रुपए? तो वो डिस्काउंटिंग कहीं की हुई। डिस्काउंटिंग का मतलब ये होगा कि डिस्काउंट कट के आपका थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा आपको। तो ठीक है जी, ओके, पैसा तो मिलेगा। बैंक अकाउंट तो क्या डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। अरे बुद्धि खराब, भ्रष्ट, बर्बाद। बैंक अकाउंट डेबिट भैया, जब जब पैसा आता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है। पिछले केस में नहीं किया था बैंक अकाउंट डेबिट है? खैर, तो बैंक अकाउंट डेबिट। और देखो बीआर तो जा रहा है ना, बीआर तो जा ही रहा है। बीआर जा रहा है कि नहीं जा रहा है? आप लेके बैठे हुए थे पहले बिल रिसीवेबल को, फिर बैंक को दे आए, तो अब रहा तुम्हारे पास बीआर। बीआर अकाउंट डेबिट कब होता है? बीआर अकाउंट डेबिट होता है जब बिल बनता है। बीआर अकाउंट डेबिट होता है जब बिल बनता है, उसके बाद जब भी बिल जा रहा होगा तो हर बार बीआर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो बीआर तो जा रहा है, तो बीआर अकाउंट तो क्रेडिट हो जाएगा। और सपोज करो, फॉर एग्जांपल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है जी, कि सपोज करो आपने कितने का सामान बेचा था ओरिजिनली? 10,000 रुपए का। आपने कितने का सामान बेचा था? 10,000 रुपए का। आपने कितने का डेटर बनाया था? 10,000 रुपए का। आपने कितने से डेटर खत्म किया? 10,000 रुपए से। आपने बिल कितने का बनाया? 10,000 रुपए का। अब अगर ये पहला केस मान के चलूं, तो इस पहले केस में तो कोई दिक्कत नहीं है, 10,000 से बिल रिसीवेबल क्रेडिट, पूरा पूरा 10,000 रुपए ही आएगा। लेकिन यहां क्या होगा? क्या यहां पूरा 10,000 आएगा? देखो बिल तो जा रहा है पूरे 10,000 का, लेकिन पैसा नहीं आएगा पूरा, कम आएगा। कितना कम? वो तो क्वेश्चन में बताया हुआ होता है कि भाई 9900 आ रहे हैं, 9500 आ रहे हैं, 9400 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं? तो सपोज करो फॉर एग्जांपल 9500 आ रहे हैं। तो अगर 9500 आ रहे हैं तो जो 500 नहीं आए, ये फायदा हुआ या नुकसान? हाँ, नुकसान। और सभी नुकसान हमारी अकाउंटिंग में क्या होते हैं? हम्म, हाँ, तो सभी नुकसान हमारी अकाउंटिंग में डेबिट होते हैं। तो डन इज डन, ठीक है। तो यहां पर डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस, कुछ भी नाम बोल सकते हो, डिस्काउंट चार्जेस, डिस्काउंटिंग चार्जेस, लेकिन डिस्काउंट अलाउड मत बोलना, ठीक है? डिस्काउंटिंग चार्जेस, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट 500 रुपए से आपके हो जाएंगे, बात हमारी खत्म हो जाएगी। और आमतौर पर क्या ये बात समझ पा रहे हो कि ये जो डिस्काउंटिंग है ये हम हमेशा मैच्योरिटी डेट से पहले ही करते हैं, क्योंकि अगर मैच्योरिटी डेट आ गई है तब तो पूरा पैसा लेंगे हम, तब क्यों कम लें, ठीक है? तो हमेशा ये जो डिस्काउंटिंग का प्रोसेस है ये बिफोर मैच्योरिटी डेट ही होता है। और क्या लगता है आम सरकमस्टेंसेस में फिर मैच्योरिटी डेट पर क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्या कुछ होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, ऐसे लिखेंगे ना। तो सीधा बैंक को पैसे मिलेंगे, पूरे 10,000 मिलेंगे। यही तो कमाई है बैंक की। बैंक क्या समाज सेवा करने बैठा है कि बैंक ने दिए हैं हमें 9500 लेकिन लेगा पूरे 10,000? हाँ, मगर इसमें बुरा भी क्या है? मतलब भाई आपको वक्त पे पैसा मिल जाए, चाहे कम मिल जाए, वक्त पे पैसा मिल जाए तो सबसे बड़ी बात है। वक्त पे पैसा ना मिले, बाद में पैसा मिले, पूरा पैसा मिले, उसमें क्या मजा है? हैं? वक्त पे पैसा मिलना चाहिए, जब जरूरत हो तब पैसा मिले। पता लगा जरूरत थी, क्यों? कोई हॉस्पिटलाइज था, उठ गया, फिर लेते रहो पूरा पैसा, 500 रुपए बचा लो अपने। देखिए क्या फायदा है? तो वक्त पे पैसा मिलना काफी ज्यादा जरूरी चीज है, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ये जो होल्डर ऑफ अ बिल है ये काफी सारे काम करता है। पहला काम कि मैच्योरिटी डेट तक बिल को संभाल के रखता है, फिर मैच्योरिटी डेट पर पैसा आ जाता है। दूसरा काम, बिफोर मैच्योरिटी डेट ही बेसिकली ये बिल को डिस्काउंट करा लेता है। तो ऐसे में मैच्योरिटी डेट पर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, कोई एंट्री नहीं होगी। इसके अलावा और भी ये कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? और भी कुछ कर सकता है। अगेन मेरे पास बिल है। फिर से आगे बिल, तो मेरे पास बिल है। अब ये बिल क्या है? ये बिल समझो इस बात को, ये बिल क्या है? ये बिल एक तरह का एश्योरेंस है। इंश्योरेंस नहीं, एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब एक विश्वास कि 3 महीने बाद पैसे आएंगे। इस विश्वास के जरिए ही तो हमने बैंक को बहलाया फुसलाया था कि हाँ देखो 3 महीने बाद पैसे आएंगे, हमें पैसे दे दो, ऐसे करके। तो ये बिल क्या है? ये एक तरह का एश्योरेंस है, किस बात का? कि 3 महीने बाद पैसे आ जाएंगे।
अब 3 महीने बाद पैसे आ जाएंगे, 3 महीने बाद पैसे आ जाएंगे। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा कोई क्रेडिटर हो। क्रेडिटर कौन होते हैं? जो लगातार हमसे पैसे मांगते हैं, हम उनसे पैसे मांगते हैं। अब वो हमसे पैसे मांगते हैं, सुबह 10 बजते ही नहीं कॉल आ जाता है उनका, भाई पैसे कब लौटा रहे हो? कि पैसे कब दे रहे हो, पैसे कब दे रहे हो, पैसे कब दे रहे हो, पैसे कब दे रहे हो। मैं रोज रोज कह रहा हूं कि पैसा तो है नहीं, पैसा तो है नहीं, दे दूंगा। फिर एक दिन हमारे दिमाग में एक आइडिया आया, क्या? कि क्यों ना यही पकड़ा दूं इन्हें। विश्वास है ना, कि हाँ वो बार बार बोल रहा है कि पैसे कब दे रहे हो, तो एक सुबह मैंने कहा एक काम करो, मिलने आओ। मिलने आओ। और जब मिलने आया तो तब कह दिया कि देखो ये है मेरे पास बिल ऑफ एक्सचेंज, और ये एक ऐसी चीज है जिसके तहत 3 महीने बाद, देखो मैं तो वैसे भी पैसा नहीं दे पा रहा, तुम रोज रोज मांगते हो, क्या ही मजा आ रहा है इन बातों में। तो एक काम करता हूं, मैं ये बिल ऑफ एक्सचेंज आपको पकड़ा देता हूं और आप इसे रखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 3 महीने बाद पैसे आएंगे, पैसे आपको मिल जाएंगे, बस अब मुझे कॉल मत करना, ठीक है? अब हाँ, वही वाली बात, डिसऑनर की बात करेंगे हम यहाँ पर, लेकिन अभी तो हम यही बातें कर रहे हैं कि भाई ऐसी बातें हो तो सकती हैं और मिल तो जाएंगे, ठीक है? तो बस फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कई बार ये जो होल्डर ऑफ अ बिल है ये कई बार एंडोर्स कर देता है। एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर कर देता है, एंडोर्स का मतलब ट्रांसफर कर देना। एंडोर्स इन फेवर ऑफ, एंडोर्स इन फेवर ऑफ, किसके फेवर में? डेटर के फेवर में ट्रांसफर करते होंगे या किसी क्रेडिटर के फेवर में? ये किसे देते होंगे बिल ऑफ एक्सचेंज? किसी डेटर को, डेटर को पैसे लेने हैं, ये भी दे दो, क्या बात कर रहे हो? किसी क्रेडिटर को, किसी क्रेडिटर को, क्रेडिटर हमसे लगातार पैसा मांग रहा होगा तो हम कहते हैं ये ले पकड़ बिल ऑफ एक्सचेंज, बस बात खत्म। तो एंडोर्स कर देते हैं इन फेवर ऑफ अ क्रेडिटर। कोई क्रेडिटर हमसे पैसा मांग रहा होगा, यानी हमारे लिए, हम कौन है? हम मिस्टर ए हैं। हमारे लिए वो सामने वाला पर्सन वो तो डेटर था, डेटर था, बाद में उससे बिल से उबल मिला था, बाद में कोई क्रेडिटर, क्रेडिटर, अब इसका भी तो कोई नाम रखना पड़ेगा, इसका भी नाम रखो, मिस्टर सी। कि सपोज करो मिस्टर सी के फेवर में एंडोर्स कर दिया। अब जरा खुद सोचो, मिस्टर सी के फेवर में अगर एंडोर्स कर दिया तो जैसे ही हमने बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया तो उसके बाद में मैं क्रेडिटर और क्रिएट करूंगा या क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी खत्म करूंगा? खत्म ही करेंगे। और लायबिलिटी खत्म होती है तो क्या होती है? डेबिट होती है। तो सी अकाउंट को क्या करूंगा मैं, क्रेडिट या डेबिट? तो डेबिट, लायबिलिटी खत्म हो रही है। और बिल, चुप हो जाओ, और बिल आ रहा है या जा रहा है, तो मैंने ये अपना बिल ऑफ एक्सचेंज दे दिया। बिल जब बनता है तब तो डेबिट होता है, लेकिन किसी भी कारण से, किसी भी कारण से अगर बिल जा रहा हो, डिस्काउंटिंग करने से जा रहा हो, एंडोर्समेंट करने से जा रहा हो, तो किसी भी कारण से अगर बिल जा रहा है तो बिल रिसीवेबल तो क्रेडिट ही होगा, क्रेडिट ही होगा। सी अकाउंट को डेबिट करने के पीछे का कारण, कि सी अकाउंट को डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी मेरा एक क्रेडिटर था। क्रेडिटर था मतलब लायबिलिटी था। लायबिलिटी का नेचर क्या होता है? क्रेडिट होता है। और अब जब मैंने ये बिल ऑफ एक्सचेंज उसे दे दिया, भाई मैं उसे कुछ भी दूं, मैं उसे कुछ भी दूं, मैं उस क्रेडिटर को पैसा दूं तब भी लायबिलिटी खत्म। मैं उस क्रेडिटर को अपनी कोई चीज, फर्नीचर उठा के दे दूं, ले भाई, तब भी क्रेडिटर खत्म। मैं कोई और आर्टिकल दे दूं, गुड्स दे दूं उसे, तब भी क्रेडिटर खत्म। मैं अपना बिल ऑफ एक्सचेंज दे दूं, ये एश्योरेंस, विश्वास दे दूं, तब भी मेरा क्रेडिटर खत्म। और क्रेडिटर जो कि एक लायबिलिटी है, और लायबिलिटी जब कहीं भी खत्म होती है तो डेबिट ही तो होती है। तो इसलिए सी अकाउंट डेबिट हो रहा है। तो बताओ जी, डी ठीक है, ओके। तो यहां पर अगर तुम ध्यान से देखो तो देखो, बिल बनते वक्त बी आर अकाउंट डेबिट होता है, बिल बनते वक्त बी आर अकाउंट डेबिट होता है। बाद में जब कहीं भी कोई भी केस क्यों ना फॉल कर रहा हो, बी आर अकाउंट तो क्रेडिट, क्रेडिट, क्रेडिट ही होता है। आपको तो बस ये देखना है कि डेबिट क्या होता है। तो जब आप मैच्योरिटी डेट तक संभालते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है बट विद अ फुल अमाउंट। जब डिस्काउंट आप करते हो तो बैंक अकाउंट डेबिट होता है बट विद अ पार्शियल अमाउंट। और जब आप एंडोर्समेंट करते हो तो पैसा तो आपको मिल ही नहीं रहा, ना आज ना मैच्योरिटी डेट पर, तो आप तो सी अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट कर देते हो क्योंकि आपकी लायबिलिटी खत्म हो रही है। और अगर मैं बात करूं, ये एंडोर्समेंट भी कब होती होगी? ये मैच्योरिटी डेट पर होती होगी या बिफोर मैच्योरिटी डेट पर? हाँ, क्योंकि अगर मैच्योरिटी डेट पे करनी होती तो मैच्योरिटी डेट पे पैसा लेकर पैसा ही ना दे देता मैं मिस्टर सी को। तो मुद्दा ये है कि मैच्योरिटी डेट आई नहीं होगी अभी तक, तो बिफोर मैच्योरिटी डेट पर ही हमने ये कुछ एंडोर्समेंट कर दी होगी। और फिर मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा, बताओ क्या होगा? हमने बिल किसको दे दिया? मिस्टर सी को। तो होल्डर ऑफ अ बिल अब कौन बन चुका? मिस्टर सी। तो अब पैसे भी किसे मिलेंगे? मिस्टर सी को। और देखो, जैसा कि मैं कह रहा था कि इसकी अकाउंटिंग तो सिंपल है। इसकी अकाउंटिंग क्यों सिंपल है? इसे कोई लेना देना नहीं है इन बातों से
कि हाँ ये क्या कर्मकांड कर रहा है, कि इस बिल को संभाल के रख रहा है, बैंक में डिस्काउंटिंग कर रहा है, कि किसी और को फला पर्सन को दे रहा है, इसे कोई लेना देना नहीं है। इसे बस इतना पता है मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया था, किसी हस्ताक्षर किए थे, साइन किया था किसी एग्रीमेंट पर, और मेरे तो बैंक अकाउंट से पैसे कट जाएंगे 3 महीने बाद, यानी कि डेट क्या थी हमारी 8 जुलाई। तो इसे तो बस इतना पता है कि 8 जुलाई को मेरे अकाउंट से पैसे कट जाएंगे। तो इसकी अकाउंटिंग तो सिंपल है, ड्रॉई की अकाउंटिंग सिंपल है, यानी कि अगर पेपर में ड्रॉई की अकाउंटिंग आ गई, बढ़िया मजे आ गए, फिर तो कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली कुछ खास। हाँ इसे तो बस इतना पता है कि अगर बिल ऑफ एक्सचेंज मिस्टर, देखो इस केस में किसके पास है, खुद के पास, मिस्टर ए के पास, तो मिस्टर इसके अकाउंट से पैसे कटेंगे, मिस्टर ए के पास जाएंगे। इस केस में बिल किसके पास है, बैंक के पास, तो इसके अकाउंट से पैसे कटेंगे, बैंक के पास पहुंचेंगे। इस केस के में किसके पास है, मिस्टर सी के पास, तो इसके अकाउंट से पैसे कटेंगे और मिस्टर सी के पास जाएंगे। तो इसे तो बस इतना पता है मेरे अकाउंट से पैसे कटेंगे, कहाँ जा रहे हैं मुझे कोई लेना देना नहीं है, जो होल्डर ऑफ बिल हो वो खुद ही उसके अकाउंट में चले जाएंगे। खैर ये क्या है चौथा केस, तो जरा चौथे केस की बात करते हैं, करते हैं, करते हैं। ये जो चौथा केस है ये है बेसिकली बिल सेंट फॉर कलेक्शन, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। हालांकि क्वेश्चंस में सबसे कम बार रिपीट होने वाला केस है ये, मतलब ये सबसे कम रहता है हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर। बिल सेंट फॉर कलेक्शन सबसे ज्यादा आपका डिस्काउंटिंग, होल्ड टिल मैच्योरिटी रेट या एंडोर्समेंट, ये सारे केस आपके आते रहते हैं, ये सबसे कम रहता है बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो ठीक है जी, करते हैं बातें आराम से बारी बारी से कि होता क्या है ये। अब देखो ये जो ये बिल की दुनिया है ये कुछ कैसे है कि एक डेट पर बिल बन रहा है और एक होती है उसकी मैच्योरिटी डेट। एक डेट पर बिल बन रहा है, सपोज करो 5 अप्रैल को बिल बन रहा है, और एक है उसकी मैच्योरिटी डेट। अब आमतौर पर अगर मैं पहले वाला केस एक्सरसाइज करूं, पहले वाला केस का मतलब कि ठीक है मैं मैच्योरिटी डेट तक संभाल के रख रहा हूं, फिर होता क्या होगा, होता क्या होगा, मैच्योरिटी डेट पे भागा भागा जाता हूँ मैं बैंक में जाता हूँ, आ गया वो दिन पैसे आने वाला, और तुम तो बस सीधा मार दो उसे, एक्सीडेंट ही करा लिया करो कम से कम, ठीक है, जाते जाते मर गया तो मतलब सीधा सांसें ही चली गई है? ट्रक वाले ने ठोक दिया। खैर चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। तो इसलिए तो कहते हैं कि अपनी जिंदगी की सभी जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें घर वालों को जरूर बताएं, और खास तौर से लेनदारी और देनदारी, है ना, कि किससे लेने हैं, क्योंकि अगर डेथ हो गई तो वो नहीं बोलेगा कभी भी, और किसको देने हैं ये भी बताओ, क्योंकि जिसको देने हैं ये नहीं बताया तो जिसे देने हैं वो फिर बढ़ा के बताएगा कि हाँ इन्हें तो 12 लाख का लोन लिया हुआ था मुझसे ठीक है, ऐसे करके। तो खैर चलो छोड़ो, क्या कहाँ कहाँ ले जाते हो तुम, खैर आ जाते हैं। तो बेसिकली ये जो पहले वाला केस है इसको अगर हम ध्यान से समझे तो भाई जिस डेट पर मैच्योरिटी डेट आती होगी हम फटाफट से भगे भगे जाते होंगे बैंक में कि ले जो हमारा बिल ले लो और बैंक में प्रोसेस कर लो और हमारे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। लेकिन ये काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल सी बात रहेगी असल जिंदगी के अंदर। क्यों अनकंफर्टेबल सी क्यों रहेगी, क्योंकि अब जरूरी भी नहीं है ना कि बिल्कुल जब मैच्योरिटी डेट आएगी आपकी, कौन सी, ये 8 जुलाई आएगी आपकी, तो तुरंत 8 जुलाई को आपके पास वक्त हो। हम्म, ना हुआ तो हाँ, मतलब कंटिजेंसीज तो बहुत सारी हैं, बीमार भी तो हो सकते हैं, जा रही हैं, एक्सीडेंट भी तो हो सकता है, जैसा कि तुम कह रहे थे, तुम तो हमेशा सोचते ही बिल्कुल खतरनाक लेवल की चीजें हो, या ठीक है ना नॉर्मल बात है, या बिजनेस में कोई और बड़ी दूसरी डील हो, किसी कस्टमर से मिलना हो, क्लाइंट से मिलना हो, मीटिंग हो आपकी, घर में कोई शादी का फंक्शन हो, घर बन रहा हो, लेंटर डल रहा हो, है ना, मतलब कुछ भी काम हो सकते हैं। तो बेसिकली एक दूसरा ऑप्शन भी होता है, यानी आपको क्यों इंतजार करना है मैच्योरिटी डेट तक का, आप मैच्योरिटी डेट से पहले ही जाके जमा करा के आ जाओ, आप मैच्योरिटी डेट से पहले ही जाके जमा करा के आ जाओ। हालांकि पैसा तो नहीं आएगा, अगर आप बैंक में जमा करा के आओगे तो पैसा तो नहीं आएगा क्योंकि अभी तक मैच्योरिटी डेट तो आई नहीं है, लेकिन आप जमा करा के आ सकते हो, जमा कराने में कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल भेज सकते हो, बिल सेंड कर सकते हो कलेक्शन पर्पज के लिए। आप जब कहीं भी आपका भाई आपका कब बिल बना, ये 5 अप्रैल को बिल बना, 8 जुलाई से पहले कभी भी चले जाओ, 5 अप्रैल के बाद में तुम 6 अप्रैल को चले जाओ, 10 अप्रैल को चले जाओ, 15 अप्रैल को चले जाओ, 30 अप्रैल को कभी तो टाइम मिलेगा। अब अगर इतना भी टाइम नहीं मिल पा रहा तुम्हें कि अपने बिल को तुमसे बैंक में जमा नहीं करवाया जा रहा, तो कुछ नहीं किया जा सकता, फिर कुछ नहीं किया जा सकता, वो इतना तो टाइम निकल ही जाएगा आपका, ठीक है, सीधी सी बात है। तो हम इस केस में क्या करते हैं, हम बिल को बैंक में जमा करा के आ जाते हैं। बिल आ रहा है या जा रहा है, तो बीआर अकाउंट तो क्रेडिट ही होगा, बीआर अकाउंट तो क्रेडिट। अच्छा, और ये जो
इस तरह से हम बिल को भेज के आते हैं, बिल को जमा करा के आते हैं। ये आमतौर पर कब जमा करा के आते हैं हम? बिफोर मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट से पहले ही, जब कहीं भी हमें कंफर्टेबल लगा, वक्त लगा, हमें, हमारी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है, कोई जरूरी क्लाइंट से मीटिंग नहीं है, घर में लिंटर भी नहीं डल रहा, शादी का फंक्शन भी नहीं है, कोई भी, फ्री हैं हम लोग, तो ठीक है, हम आराम से गए, बिल को जाके जमा करा के आ गए, बिल तो चला गया आपके हाथ से, तो बीआर अकाउंट तो क्रेडिट हो गया। लेकिन क्या कोई पैसा आएगा उस दिन आपका? नहीं, पैसा तो नहीं आएगा। पैसा कैसे आ जाएगा? आप बिल जमा करा के आ गए, वो कुछ नहीं देंगे, वो तो बस एक रसीद दे देंगे तुम्हें, लो हो गया तुम्हारा बिल जमा। पैसा तो कब आएगा? पैसा तो अपने वक्त पे ही आएगा। पैसा तो जब मैच्योरिटी डेट आएगी तब बैंक वाले प्रोसेस करेंगे, मिस्टर बी के अकाउंट में से पैसा निकालेंगे और मिस्टर ए के खाते में डालेंगे। तो जो पैसा आएगा भैया वो तो मैच्योरिटी डेट पर ही आएगा, वो नहीं आएगा मैच्योरिटी डेट से पहले। तो जो पैसा आएगा वो तो मैच्योरिटी डेट पर ही आएगा। इस केस में आपकी एक नहीं बल्कि दो जर्नल एंट्री होती है। तो मैच्योरिटी डेट पर तो पैसा आता है, बैंक अकाउंट डेबिट होता है। क्रेडिट क्या होगा वो देखते हैं। और ये पहले केस में होगा क्या, अगर तुम ध्यान से देखो तो जब जब बिल जा रहा है, जब जब बिल जा रहा है तो कुछ तो हो रहा है। यहां बिल गया तो पैसे आए, यहां बिल गया तो थोड़े कम पैसे आए, यहां बिल गया तो लायबिलिटी कम हुई, यहां बिल गया तो क्या हुआ, एक रसीद मिली है बस। प्रूफ तो देते ही होंगे कि हाँ हम बैंक में जमा करा के आए हैं। अब जैसे कुछ भी आप जमा करा के आओ, आप बैंक में कैश जमा करा के आए, कुछ देते हैं नहीं देते, रसीद वगैरह? हाँ दे देते हैं, ठीक है। आप चेक भी जमा करा के आओ तो वो जो स्लिप सी भरते हैं, करा करा है कभी चेक जमा? करा है? हाँ, तो वो फॉर्म सब है नहीं, चेक बस काट के दिए हैं। तो चेक अगर कभी बैंक में जमा करा के आओ तो उसका फॉर्म भरना होता है। उस फॉर्म के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा वो हम अपने पास रखते हैं, दूसरा हिस्सा वो बैंक चेक के साथ स्टेपल करके साथ में ड्रॉप बॉक्स में डाला जाता है। तो तब भी बदले में कुछ तो मिलता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और कुछ ऐसा ही प्रोसेस है चेक का भी, ठीक है, कुछ ऐसा सही प्रोसेस है चेक का भी। तो बेसिकली जब हम बिल रिसीवेबल, ये तो और भी बड़ी चीज हो गई, बिल रिसीवेबल जमा करा के आएंगे तो क्या बदले में कुछ रसीद वगैरह नहीं देंगे? हाँ देंगे। तो क्या रसीद जो मिली है बदले में उस रसीद अकाउंट को डेबिट करें? तो जवाब है ना। तो यहां पर रसीद को ही इंडिकेट करने के लिए आपका एक टेम्परेरी अकाउंट डेबिट कर देते हैं हम। कौन सा टेम्परेरी अकाउंट? इसकी शॉर्ट फॉर्म बना दी BSFC, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। तो ये BSFC अकाउंट डेबिट। और ये डेबिट तो कब होता है? जब आप बिल को जमा करा के आते हो। बाद में जब क्रेडिट मैच्योरिटी डेट पर पैसा आएगा तब यही अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, BSFC। ऑब्वियसली जब मैच्योरिटी डेट पर पैसा आएगा तो क्या आप BR अकाउंट को क्रेडिट लिख सकते हो? नहीं, BR तो आपने पहले से ही क्रेडिट कर दिया था। BR बना कब था? यहां बिल ड्रॉन। और अगर आपने ना पहला केस, ना दूसरा केस, ना तीसरा केस, आपने कौन सा ऑप्ट किया कि मैं बिल को पहले ही जमा करा के आ जाऊंगा मैच्योरिटी डेट से पहले ही, तो जब आप जमा करा के आओगे तो बिल रिसीवेबल अकाउंट तो तभी खत्म हो जाएगा। आपने एक टेम्परेरी सा अकाउंट, बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट कर दिया। ये एक टेम्परेरी बेसिकली एक एसेट है आपका। यानी जैसा कि हमने कहा था कि जो आपके रिसीवेबल होते हैं वो आपके या तो डेटर की फॉर्म में होते हैं या बिल रिसीवेबल की फॉर्म में होते हैं। लेकिन रिसीवेबल का एक तीसरा हिस्सा भी है, बिल सेंट फॉर कलेक्शन। ये क्या है? जैसे डेटर उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनके साथ आपकी ओरल बातचीत हुई है, बिल रिसीवेबल उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनसे आपकी रिटर्न में बातें हुई हैं, और वो बिल रिसीवेबल आप ही के पास हैं, वो बिल रिसीवेबल आप ही के पास हैं। अगर कभी भी किसी भी फर्म में BSFC भी हो, सपोज करो 20,000 रुपए का, तो ये क्या इंडिकेट करता है? ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है कि हाँ कुछ और भी हैं जिनके साथ रिटर्न में कार्यवाही हुई है, लेकिन उनके बिल मैं जाकर बैंक में जमा करा के आ चुका हूं। यानी अगर BR का बैलेंस 60,000 दिख रहा है तो इसका मतलब है अगर मैं ड्रॉर खोल के देखूंगा तो शायद 60,000 रुपए के कुछ कॉन्ट्रैक्ट मुझे नजर आ जाएंगे जिनके तहत पैसे मिलने हैं। लेकिन ये BSFC ना, मैं ड्रॉर खोल के देखूंगा कुछ रसीद पड़ी हुई होंगी मेरे पास कुछ रसीद पड़ी हुई होंगी 20,000 रुपए के बिल रिसीवेबल के रेस्पेक्ट में, उसके रेस्पेक्ट में उससे संबंधित, जिनको मैं ऑलरेडी बैंक में जमा करा के आ चुका हूं, लेकिन पैसा नहीं आया अभी, पैसा नहीं आया। क्योंकि पैसा तो आएगा कब? पैसा तो आएगा मैच्योरिटी रेट पर, और मैच्योरिटी रेट पर जब पैसा आता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, और इस एसेट को फिनिश कर देता हूं मैं। तो ऐसे करके कुछ बातें हैं। तो बताओ जी, क्या बात समझ में आ गई है? पक्का? देख लो। हम्म, सही है जी। चुप हो जाओ, बिल्कुल चुप हो जाओ, बिल्कुल भी कोई बेकार की बातें नहीं। अच्छी बातें करेंगे।
खैर थोड़ी सी करेंगे बेकार की बातें, लेकिन थोड़ी सी जरूर, ठीक है जी। और थोड़ी सी क्या करनी है बातें जरा सुनते हैं। अब थोड़ी सी बातें करनी है डिसऑनर की। और अगली क्लास तक बेसिकली इन सभी एंट्रीज को अच्छे से माइंड में रिटेन जरूर कर लेना, याद जरूर कर लेना, क्योंकि जितनी ज्यादा स्ट्रांगली ये याद होंगी तो उतना ज्यादा आसानी से क्वेश्चन होते चले जाएंगे। क्योंकि क्वेश्चंस में तो मतलब एकदम से रैंडमली कोई भी केस आ जाएगा कि बिल बना, एंडोर्स कर दिया, बिल बना, बैंक में भेज दिया, बिल बना, डिस्काउंटिंग कर दी, बिल बना, 3 बिल बने, एक को डिस्काउंट कराया, दूसरे को एंडोर्स कराया, जो डिस्काउंट कराया वो ओनर हो गया, जो एंडोर्स किया वो डिसऑनर हो गया। तो मतलब एंट्री आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, तभी चल के हम क्वेश्चन काफी जल्दी जल्दी और आसानी से कर पाते हैं। तो इसलिए ही ऑब्वियसली आज के क्लास के अंदर मैं कोई क्वेश्चन की डिस्कशन नहीं करूंगा, सिर्फ एंट्रीज की बात कर रहा हूं। तो इन एंट्रीज को याद बहुत ज्यादा अच्छे से कर लेना है। और अगर एंट्री याद है ना, ये इस चैप्टर से आसान कोई दूसरा चैप्टर ही नहीं है वाकई में, अगर एंट्री याद है तो। क्योंकि लिटरली बिल्कुल एज इट इज जैसी ये एंट्री है वैसी ही चिपकती है हमारे क्वेश्चंस के अंदर। कोई झमेला, कोई दिक्कत कुछ नहीं होती, क्योंकि लिखा होता है यही सब कुछ कि आपने सामान बेचा, आपने बिल बनाया, आपने डिस्काउंट कराया, आपने एंडोर्स कराया, बिल ओनर हो गया, बिल डिसओनर हो गया। तो होते सीधे सीधे यही केस है, कोई लैंग्वेज घुमा फिरा के कुछ नहीं करते वो। तो आओ जरा आराम से बात करते हैं। हाँ बोलो। ये केस 4 कम आता है। हाँ असलियत में तो ज्यादा होता है, सही कह रहे हो। हाँ क्योंकि ये कंफर्टेबल है ना, कंफर्टेबल है। बल्कि असलियत में तो ये केस नंबर 1 नहीं होता कि हम मैच्योरिटी रेट पे भगे भगे जाएंगे ठीक है, टाइम ना हुआ तो खैर। तो ठीक है जी, सुन लेते हैं आराम से। अगली बात क्या करनी है, तो अगली बातें करनी है डिसऑनर के केसेस की। कि अभी इससे पहले हम जो बोल रहे थे कि हाँ मैच्योरिटी रेट पर पैसा आ जाएगा, मैच्योरिटी रेट पर पैसा आ जाएगा, तो अगर मैच्योरिटी रेट पर सामने वाली पार्टी गोली दे जाए तो क्या होगा है, अगर वो डिफॉल्ट कर जाए तो क्या होगा। तो आराम आराम से बारी बारी से देखते हैं कि क्या होगा। अब सपोज करो आपने सामान बेचा, आपने डेटर बनाया, आपने बिल ड्रॉ किया, आपने बीआर नाम का एसेट बनाया। अब सपोज करो केस नंबर 1 की अगर बात करें, केस नंबर 1 बताओ, सोचो क्या होगा केस नंबर 1 में। अब केस नंबर 1 जहां आप मैच्योरिटी रेट तक बिल को बड़े ही आराम से संभाल के रखते हो, ऐसे संभाल के रखते हो, हाँ हाँ पैसा आएगा पैसा आएगा। मैच्योरिटी रेट पर बीआर को तो क्रेडिट कर देते हो आप, ठीक है जी ओके। बैंक अकाउंट को डेबिट करते थे हम जब पैसा आता था, अब पैसा तो आया नहीं। अब तुम खुद सोचो असल जिंदगी में हमारा रिएक्शन क्या होगा अगर हम मैच्योरिटी रेट तक अपने इस बिल को संभाल के रख रहे हैं, 3 महीने का इंतजार किया, 3 महीने तक इसे एज अ विश्वास के तौर पर लेके बैठे हुए थे, पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा पैसा आएगा, हाँ बस चंद दिन बचे हैं पैसा आएगा, बस 1 महीने बचे हैं, काउंटडाउन चल रहा था लिटरली है ना, 25 डेज लेफ्ट, 20 डेज लेफ्ट, 15 डेज लेफ्ट, आ गया वो दिन जब पैसे आएंगे और पैसे नहीं आए तो फिर रिएक्शन क्या होगा। तो रिएक्शन क्या रहेंगे हमारे, रिएक्शन सीधे रहेंगे, इमीडिएटली फोन उठाएंगे, कॉल लगाएंगे, क्या बदतमीजी है ये है। एक तो पैसे नहीं देने थे तो सीधा मना कर देते भाई है, एक तो पैसे दिए नहीं तुमने, ऊपर से मुझे 3 महीने तक लटका और दिया, नहीं देने तो सीधा सीधा बोल देते। तो ऑब्वियसली असल जिंदगी में तो पढ़ेंगे भी हम, बेसिकली एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट नाम की चीज है जिसमें हम पढ़ते हैं कि अगर बिल डिसऑनर हो जाए जो कुछ हद तक विश्वासघात है या नहीं। हाँ एक तरीके का है तो सही, बिल्कुल, क्योंकि मतलब सामने वाली पार्टी एक विश्वास दे रही है कि 3 महीने बाद पैसे दे देंगे, और 3 महीने तक इंतजार किया और फिर पैसे नहीं दे रही टेक्निकली एक तरह का विश्वासघात ही है। जैसा कि मैं बार बार कहता कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरह का एश्योरेंस है, विश्वास है, तो एक तरह का विश्वासघात। तो डेफिनेटली कोई लीगल प्रोविजंस तो जरूर होंगे डिसऑनर के केस में कि फिर ये हो सकता है वो हो सकता है, आप ये कानूनी कार्यवाही कर सकते हो, तो वो सब कुछ लॉ के अंदर पढ़ना है आपको। खैर फिलहाल के लिए तो हम बेसिकली यही बात बोलेंगे क्या, कि हम कॉल करके बोलेंगे कि भाई आप पैसे दो, सीधी सी बात है, आप पैसे दो, आप पैसे दो। यानी एक वक्त पहले जो हमने डेटर अकाउंट क्रिएट किया था, बाद में डेटर अकाउंट क्रेडिट करके खत्म कर दिया था, तो एक बार फिर मुझे डेटर को रिक्रिएट करना पड़ेगा अपनी बुक्स में, क्योंकि मुझे पैसे लेने हैं उससे। और वो जो बिल रिसेवेबल था वो तो अब कागज का टुकड़ा रह गया, अब काहे का विश्वास, अब तो विश्वास टूट चुका है। तो देखो चाहे पैसे आए चाहे पैसे ना आए, चाहे पैसे आए चाहे पैसे ना आए, मैच्योरिटी डेट आते ही तो बिल रिसीवेबल खत्म हो जाता ही है, क्योंकि अब तो वो कागज का टुकड़ा ही है। उस कागज के टुकड़े से दो ही बातें हो सकती हैं, या तो पैसा आएगा या पैसा नहीं आएगा। पैसा नहीं आएगा तो क्या होगा, तो आप सामने वाली पार्टी से पैसे मांगते हो, फिर से फिर से डेटर को रिक्रिएट करते हो। बताओ ये वर्ड कनेक्ट कर पा रहे हो, डेटर को फिर से रिक्रिएट करते हो। डेटर
एक ऐसा इंसान जिससे पैसे लेने हैं, जिसको एक जमाने पहले खत्म कर दिया था इस उम्मीद में, इस विश्वास में कि उसने मुझे बीआर दिया है, कागज का टुकड़ा दिया है, एग्रीमेंट दिया है, कोई दिक्कत नहीं, अब तो पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अब तो वो विश्वास टूट गया, अब तो पैसे नहीं मिले, तो दोबारा से डेटर को रिक्रिएट किया जाएगा, बी अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो बताओ जी, बात समझ गए कि अगर बाई चांस बिल बना तो बी आर टू बीपी, बी आर टू बीपी कह रहा हूं, बी आर टू बी, तो अगर बिल बना तो बी आर टू बी, और अगर आगे चल के ये कैंसल हो जाए, ये डिसऑनर हो जाए, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि उल्टी एंट्री हो गई, उल्टी एंट्री हो गई, बी टू बी आर। ठीक है जी। खैर, हालांकि ये तो केस नंबर 1 की कहानी है। अब जरा केस नंबर 2 को आराम से जरा ध्यान से देख लीजिएगा। केस नंबर 2, केस नंबर 2 कौन सा था हमारा? केस नंबर 2 था हमारा कि जब हम डिस्काउंटिंग करा रहे थे। अब जरा आराम से भाई, बिल डिसऑनर कब होता है? बिल डिसऑनर होगा या ओनर होगा, ये कब पता लगेगा? क्या बिफोर मैच्योरिटी डेट पे पता लग जाएगा? पहले से क्या स्मेल आएगी, या पहले से क्या मतलब वो सामने वाली पार्टी पहले ही बोल देगी कि हाँ कर तो रहे हो इंतजार, डिसऑनर ही करूंगा मैं तो वो नहीं बोलेगा पहले। तो यानी कहने का मतलब कि ये जो डिस्काउंटिंग है ये तो आप करा ही चुके होगे। क्या आपको पहले से पता होगा कि ये जो बिल है ये आपका कैंसल हो जाएगा? तो जवाब है ना। ये जो सेकंड केस है जिसमें हम पहले से ही बैंक से पैसा लेके आ चुके होते हैं, बैंक को ये बिल रिसीवेबल पकड़ा के आ चुके होते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में बैंक आपको पैसा दे चुका होता है, तो बिफोर मैच्योरिटी डेट पर तो ये बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बीआर, बीआर को तो पहले ही खत्म कर चुके होगे आप, बीआर को तो पहले ही खत्म कर चुके होगे। हाँ, हमने जब नॉर्मल वाले केसेस पढ़े थे, नॉर्मल मतलब ये इधर वाला पोर्शन क्या था, ओनर का, तो तब तो हमने कहा था मैच्योरिटी डेट पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब तो मैच्योरिटी डेट पर बैंक को पैसे मिलने थे, हमें क्या लेना देना, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अब क्या होगा, जब मैच्योरिटी डेट पर आप तो पहले ही पैसा लेके आ चुके थे और बैंक को पैसा मिलना था, बैंक को नहीं मिला, बैंक किसकी गर्दन पकड़ेगा? मिस्टर बी की या मिस्टर ए की, जो गया था डिस्काउंटिंग कराने के लिए, जो ये विश्वास दिला के आया था कि पैसा मिलेगा। तो इसको मिस्टर बी से कोई लेना देना नहीं है, बैंक तो मिस्टर ए से ही बोलेगा। बोलेगा क्या? सीधा उसके बैंक में से पैसा काट लेगा। और अब ये मत बोलना अगर बैंक में पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो कुछ कानूनी कार्यवाही होगी। खैर, तो बेसिकली उसके बैंक में से पैसा काट लेगा। तो जरा आराम से अगर बात करें कि मैच्योरिटी डेट पर बिल्कुल होती है जी। क्यों? जब ऐसे शिद्दत से बिल ऑफ एक्सचेंज लेके गए थे कि पैसे आ जाएंगे, तो तुम ही तो लेके गए थे। अब पैसे नहीं आए तो तुम्हें ही पकड़ेंगे कि तुम ही ये लेके आए थे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो पैसे काट लेंगे अब। तो मैच्योरिटी डेट पर क्या होगा? क्या होगा बताओ, क्या होगा? क्या होगा? तो बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा, बैंक आपके अकाउंट से पैसे काट लेगा। और अकाउंट से पैसे काट लेगा तो बताओ, बैंक अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? बैंक में पैसे आ रहे हैं या जा रहे हैं? तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट? चुप हो जाओ। तो बैंक एक एसेट है, बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। तो बैंक से पैसे कट रहे हैं तो बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। डेबिट क्या होगा? डेबिट क्या होगा? तो डेबिट होगा बी अकाउंट। बेसिकली देखो, डिसऑनर का चाहे केस कोई भी क्यों ना हो, डिसऑनर का केस चाहे कोई भी क्यों ना हो, केस नंबर 1 हो, केस नंबर 2 हो, केस नंबर 3 हो, केस नंबर 4 हो, हर केस में एक कॉमन बात है। क्या है कॉमन बात? तो हर केस के अंदर एक कॉमन बात है कि मैं फोन करके बी से तो पैसे जरूर मांगूंगा। मैं बी, जो कि एक डेटर था जिसे एक जमाने पहले मैंने खत्म किया था, उस डेटर को रिक्रिएट तो मैं हर हाल में करूंगा। तो डज नॉट मैटर आपका केस कौन सा है, हर हाल में ये डेटर की रिक्रिएशन, डेटर की रिक्रिएशन तो हर हाल में होनी है आपकी। तो केस चाहे कोई भी क्यों ना हो, ये डेटर रिक्रिएट यानी कि बी अकाउंट डेबिट तो जरूर होगा। तो केस नंबर 2 क्या है कि जैसे ही आप बिफोर मैच्योरिटी डेट पर डिस्काउंटिंग करा लेते हैं, तो उसके बाद में उस वक्त तो आपको पता नहीं होता कि बिल जो कि है ओनर होगा या डिसओनर होगा। तो दो ही बातें हैं, या तो ओनर हो जाएगा, ओनर होगा तो क्या होगा, मैच्योरिटी डेट पे कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर डिसओनर होगा तो क्या होगा, तो बैंक हमारे अकाउंट से पैसे काट लेगा, हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। हम भी चुप नहीं बैठेंगे, बी को फोन लगाएंगे, यानी एक तरीके से डेटर को रिक्रिएट करेंगे, हाँ डेटर बना देंगे। तो बताओ जी, क्या बात समझ में आ गई है? हम्म। हाँ, क्योंकि वही मतलब ये समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, हाँ, कि बिफोर मैच्योरिटी डेट पे तो हमें नहीं पता होगा कि डिसओनर होगा, तो इसलिए वो एंट्री तो एज इट इज रहेगी। तो यहां पर तो बिफोर मैच्योरिटी डेट पे पैसा आया, मैच्योरिटी डेट पे कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहां
मैच्योरिटी डेट से पहले हमने डिस्काउंटिंग कराई, पैसा ले लिया बैंक से, लेकिन मैच्योरिटी डेट पर अगर डिसऑनर हुआ तो पैसा कट जाएगा। अरे क्वेश्चंस के अंदर तो एक बात बताओ, एक ही बात होगी ना, या तो डिस्काउंटिंग के बाद में ओनर होगा या डिस्काउंटिंग के बाद में डिसऑनर होगा, दोनों थोड़ी ना होगा। तो ये दोनों होंगी ना, हाँ तो ये दोनों होंगी फिर। तो समझे नहीं क्या अभी मैं किस तरह से लिखी है बातें, कि डिस्काउंटिंग कराया ओनर हो गया, हाँ डिस्काउंटिंग कराया डिसऑनर हो गया, हाँ ठीक है। तो इस तरह से लिखा है। अब उसके बाद में आगे 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 आगे, खैर स्पेस की थोड़ी सी कमी पड़ गई, खैर सही है, बढ़िया और क्या, कुछ तो एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी। खैर तो केस नंबर 3 आपका, जहां केस नंबर 3 पे क्या करते हैं हम, एंडोर्स। तो अगेन कि क्या जब बिफोर मैच्योरिटी डेट पर हम एंडोर्समेंट कर रहे होंगे, मिस्टर सी को दे रहे होंगे, क्या पता होगा हमें कि आगे चलकर क्या होना है? अगर हमें पता होता तो हम ना देते शायद, और अगर मिस्टर सी को पता होता वो तो बिल्कुल भी ना लेता। ठीक है, सीधी सी बात है। तो अगेन कि भाई बिफोर मैच्योरिटी डेट पर, बिफोर 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 मैच्योरिटी डेट पर तो जब मैंने एंडोर्समेंट की होगी तब मुझे नहीं पता था कि आगे चलकर ये डिसऑनर हो जाएगा। तो बिफोर मैच्योरिटी डेट पर तो जब मैं करूंगा एंडोर्समेंट तो वही सी नाम की लायबिलिटी खत्म करूंगा, और बी आर जा रहा है तो बी आर अकाउंट क्रेडिट करूंगा, यानी ये तो वही एंट्री है, ये तो वही एंट्री है। लेकिन उसके बाद में जब मैच्योरिटी डेट पर बिल हो गया कैंसल, होता क्या होगा भाई, हम बोल रहे थे बार बार कि हम मिस्टर बी को कॉल लगाएंगे, इस बार तो कोई और हमें भी कॉल लगाएगा। कौन? मिस्टर सी फोन करके कहेगा क्या था ये क्या था ये, ठीक है धोखा दे दिया, मैं पैसे रोज मांग रहा था तो इसका मतलब एक बेकार कागज का टुकड़ा पकड़ा दिया मुझे, धोखा है ना। और क्या मतलब, जो धोखा हमें मिस्टर बी से मिला था, एक तरीके से कह सकते हैं, हालांकि गलती चाहे हमारी हो या ना हो, लेकिन एक तरीके से कह सकते हैं कि वो धोखा हमने मिस्टर सी को दे दिया। तो जिस तरीके से हम बार बार अलग अलग केसेस में बोल रहे थे कि बी को तो डेटर बनाना ही बनाना है, बी को क्या बनाना है, बी को डेटर बनाना है, बी को डेटर बनाना है। तो बेसिकली अब हाँ सी को क्रेडिटर बनाएंगे, क्योंकि यहां सी को डेबिट करने के पीछे का कारण था कि हमने लायबिलिटी को खत्म किया। लेकिन अब कहां की लायबिलिटी खत्म, वो तो फोन करके धमका रहा है हमें ठीक है कि भैया पैसे कब दोगे अब, ठीक है जो बीत गया सो बीत गया, अब ये बताओ पैसे कब दोगे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि दोबारा से हमारा क्रेडिटर बन रहा है, दोबारा से हमारी बुक्स में क्रेडिटर नाम की लायबिलिटी वापस से जाग गई है। ठीक है जी, ऐसे करके। तो बी टू सी अगेन कि अगर एंडोर्समेंट के बाद ओनर हो गया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर एंडोर्समेंट हुआ और ओनर हो गया तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर एंडोर्समेंट हुआ और फिर डिसओनर हुआ, तो डिसओनर होने के बाद में डेटर भी रिक्रिएट करेंगे, क्रेडिटर भी रिक्रिएट करेंगे। देखो ये जो इस तरह की लाइनें मैं बोल रहा हूं, जितना ज्यादा घर पर जाकर इन लाइन को रिवाइज करोगे उतना आसानी से एंट्री माइंड में रिटेन हो जाएंगी। केस नंबर 4 जिसकी की जगह नहीं बची तो उसको यहीं एडजस्ट कर डालूंगा मैं, यहीं पे काफी ज्यादा आसानी से हो जाएगा। नहीं नहीं यहीं पे हो जाएगा, आ जाएंगी अब बातें समझ में, देख लेना। ये केस नंबर 4 था क्या, ये केस नंबर 4 था कि मैं मैच्योरिटी डेट से पहले बिल को जाके बैंक में जमा करा के आ जाता हूँ, और जब जमा करा के आता हूं तो बीआर तो चला जाता है, बीआर चला जाता है, एक टेम्परेरी सा वो रसीद को रिफ्लेक्ट करने वाला बीएसएफसी हम डेबिट कर देते हैं। और अब मैच्योरिटी डेट पे क्या होता है, मैच्योरिटी डेट पे अगर पैसा आता है तो बी अकाउंट वो सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट होता है, और अगर ना आया तो बिल्कुल भी नहीं। क्यों, बैंक से कौन सा पैसा लेके आए थे इस बार, हम बैंक से पैसा लेके थोड़ी ना आए थे बेसिकली। फिर ऐसे में बैंक अकाउंट डेबिट नहीं होगा, फिर बी अकाउंट डेबिट होगा। जैसा कि हम बार बार कह रहे थे कि हर हाल में ये बी अकाउंट तो डेबिट होगा ही, बी अकाउंट तो डेबिट होगा ही, बी अकाउंट तो डेबिट होगा ही, तो लो हो गया बी अकाउंट डेबिट। तो बस इतना अंतर पड़ने वाला है। अगेन बिफोर मैच्योरिटी डेट पर आपको थोड़ी ना पता था कि ये बिल डिसओनर हो जाएगा, तो ये एंट्री तो होगी ही होगी। यहां मैच्योरिटी डेट पर या तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा अगर पैसा आएगा, अगर बिल डिसओनर नहीं होगा यानी ओनर होगा, और अगर डिसओनर हो जाएगा तो बी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और इसकी बुक्स का क्या,
इसकी बुक्स में भी तो कुछ होंगे कलेश। तो जैसे हम यहां अलग अलग केसेस में बोल रहे थे कि हम उससे पैसा मांगेंगे, केस चाहे कोई भी हो, हम डेटर रिक्रिएट करेंगे। यहां क्या होगा कि यहां जो लायबिलिटी एक जमाने पहले क्रिएट की फिर खत्म की, तो उस लायबिलिटी को दोबारा से क्रिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर तो बात ये है, जब आपने बिल ड्रॉन किया तो ए अकाउंट डेबिट टू बीपी, ए अकाउंट डेबिट टू बीपी। अब बिल या तो पे कर दोगे आप, अब अगर पे कर दोगे, बिल पे हो गया, तब तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करोगे। लेकिन अगर बिल पे नहीं हुआ, नहीं हुआ तो, नहीं हुआ तो, हाँ, तो फिर ए अकाउंट। तो ये कब लिखना है आपको? इन केस ऑफ अ डिसऑनर। यानी अगेन कि ये तो एक तरीके से ये वाली चीज है, क्या वाली चीज, कि एक तरह से रिवर्स एंट्री करनी है केस नंबर 1 की तरह। जैसे यहां पर BR टू बी था तो ये पलट के हो गया B टू BR, तो यहां पर A टू BP है, तो अगर डिसऑनर हुआ तो पलट के हो गया BP टू A, BP टू A। तो अगर पेमेंट कर रहे हो तो BP टू बैंक, पेमेंट नहीं कर रहे हो तो BP टू A। बस बात खत्म हो गई आपकी। तो बताओ जी, क्या कोई बात पूछनी है क्या? इसी के साथ में सारी सारी एंट्री खत्म नहीं हुई, अभी भी, अभी भी नहीं हुई खत्म, अभी और भी बातें होनी बाकी हैं। लेकिन हाँ, बेसिक सारा का सारा हो चुका है। जो फर्दर कुछ और भी सिचुएशन बची हुई हैं वो इन्हीं से कनेक्टेड बातें हैं। अगर अभी के अभी हल्का फुल्का सा कुछ बोलूं कि और फर्दर क्या बातें बाकी रह गई हैं, और भी कसर बाकी रह गई, हाँ, क्या क्या, कि कई बार जब मैच्योरिटी रेट आती है, बिल डिसऑनर हो जाता है, हो जाता है, हाँ, हम फोन करके बोलते तो हैं कि भैया पैसा दे दो, लेकिन कई बार ये सामने वाली पार्टी पता नहीं क्या क्या कहती है। ये कहती है एक काम करता हूं भाई, 10,000 रुपए तो है नहीं, 2,000 रुपए दे देता हूं, या 3,000 रुपए दे देता हूं, बाकी का एक नया बिल बना लो। ठीक है, बाकी का एक नया बिल बना लो। अब वही है, क्या करें, ठीक है, अब जिससे पैसे लेने होते हैं, अब अगर वो नहीं दे रहा है तो कुछ तो उसकी भी बात माननी ही पड़ेगी आपको, ठीक है। तो कई बार मानते हैं हम, ठीक है, फिर क्या कर देते हैं, मतलब मुद्दे की बात, कई बार बिल डिसऑनर हो जाने के बाद में एक फ्रेश बिल बनाया जाता है। हालांकि बातें जो अकाउंटिंग होगी वो फिर कुछ नई नहीं होने वाली, आपको क्वेश्चन के फैक्ट्स को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है कि पहले एक बिल बनेगा, फिर डिसऑनर होगा, बिल बनेगा तो कुछ ये होगा, फिर बिल डिसऑनर होगा तो फिर कुछ ये होगा, और फिर वह जब वापस से फ्रेश बिल बनेगा तो फिर कुछ ये होगा। हालांकि उसमें थोड़ी सी बातें रहेंगी। क्या, जैसे अभी अभी तुम्हें अजीब सा लगा था ना, किसने बोला कि भाई नया बिल बना लो, तो हम इतनी आसानी से कहां मान जाएंगे? हम भी सीधा कहेंगे अच्छा नया बिल बना लो, तो फिर एक काम करो, इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा, थोड़ा ज्यादा अमाउंट का बनाएंगे अब, क्योंकि एक तो वैसे ही तुमने पिछले 3 महीने लेट कर दी पेमेंट, ठीक है, और कितने चाहिए तुम्हें टाइम? अच्छा, आगे 2 महीने और चाहिए तो 2 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। अगर आगे 1 महीना चाहिए तो 1 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। 6 महीने चाहिए, जाओ दिए 6 महीने, लेकिन 6 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। फ्री में थोड़ी ना मिलता है इस दुनिया में कुछ भी, तो फिर इंटरेस्ट लगेगा। तो एक तरह से इंटरेस्ट नाम की इनकम आएगी हमारी, और उसके लिए खर्चा पड़ेगा। तो ये वाली कुछ बातें रहेंगी एक्स्ट्रा हमारी, ठीक है। बल्कि ये सभी बातें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, क्योंकि इन्हीं से इंटरलिंक्ड बातें रहने वाली हैं। और इसके अलावा एक और एडिशनल बात पढ़नी है हमें, क्या, कि कई बार हम बिल बनाते हैं। अब हमने ये तो पढ़ दिया कि कई बार ये गोली दे जाता है, डिसऑनर कर जाता है, कई बार वो भी तो होता होगा। जैसे हम बोल भी रहे थे, अभी बीच में बोल भी रहे थे, जब डिस्काउंटिंग का केस हम पढ़ रहे थे, तब हमने बोला भी था कि कई बार जब हमें मैच्योरिटी डेट से पहले फंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो हम बैंक में भी जा सकते हैं। लेकिन बैंक से पहले, बैंक से पहले तो हम पार्टी को भी तो बोलेंगे, एक बार बोल के देखेंगे कि भाई देख लो, मैच्योरिटी डेट से पहले ही पे कर दो, मुझे पैसे की जरूरत है, और हो सकता है वो कर भी दे। तो अगर वो मैच्योरिटी डेट से पहले ही पैसा पे कर दे, तो उसको कहते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ बिल। तो रिटायरमेंट ऑफ बिल जिसका मतलब है मैच्योरिटी डेट से पहले ही पैसा पे कर देना। हालांकि भैया चल तो बिजनेस रहा है, कोई सोशल वेलफेयर तो नहीं। तो अगर उसने 3 महीने बाद पैसा पे करने का वक्त बोला था, और अगर वो वक्त से पहले ही पैसा पे कर दे, तो क्या वो भी कुछ एडिशनल बात कहेगा या नहीं? क्या, हाँ, थोड़ा सा कम ले लो, अभी ले लो, तो वो कई बार थोड़ा बोलता है डिस्काउंट वगैरह, जिसको रिबेट कहते हैं इस दुनिया में हम, तो थोड़ी रिबेट दे दो, छूट दे दो एक तरह की थोड़ी सी। तो ये वाली बातें पढ़नी है, ये भी बहुत आसान बात है। ये रिबेट इसके लिए तो क्या होगा, फायदा, और फायदे तो होते हैं क्रेडिट, और इसके लिए क्या होगा, नुकसान, क्योंकि हाँ सेम ही बात रहेगी, डिस्काउंट चार्ज की जगह रिबेट आ जाएगी। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो वही चीजों को अंडरस्टैंड करोगे तो चीजें हैं तो वो आसान ही है, तो वो आसानी, तो कुछ ऐसी ही एक्स्ट्रा बातें पढ़नी है। तो बस इन एंट्रीज को अच्छे से याद करके आना, उसके बाद में ही अब इलस्ट्रेशन करेंगे जी, ठीक है।